कोई पण व्यक्ति 5 વર્ષમાં करोड़पति बनी શકે। दुनिया के कोई भी कोने में सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल मार्केट आप करोड़पति बन सकते हैं। आने वाले टाइम में आराम से करोड़पति बन सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अरे वो मजा है बिजनेस में। एक प्रोडक्ट અને એક માર્કેટ બી તમે લો ને પ્રોપર, स्वतः काटना के એટલું फ्यूचर છે આમાં। कोई पण व्यक्ति 5 વર્ષમાં करोड़पति बनी શકે। लोगों का कई बार ये सवाल होता है कि इफ आई वांट टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस तो मैं कैसे करूं और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है। सो ये 6 डॉक्यूमेंट्स या तो 6 चीजें आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। तो आप देखो, इंडिया ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में है कि हमारे पास मतलब पोजीशनिंग ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत बढ़िया है। चाइना को अगर अफ्रीका भेजना हो तो बहुत लंबा घूमना पड़ता है, हमें अफ्रीका भेजना हो तो बहुत ईजी है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया इज द फ्यूचर इन मैनी वे। देखिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस में 4 तरीके से आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। मतलब सर एक वर्ड आता है कि CH, तो वो क्या होता है और कितना बड़ा मार्केट हमारे लिए वेट कर रहा है। तो दैट्स व्हाट द डेटा एनालिसिस। इतनी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी है कि उसको हम पसंद करके अल्टीमेटली आने वाले टाइम में आराम से करोड़पति बन सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 750 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट 18 कंट्री मिलके कर रहे हैं और इसमें इंडिया का शेयर बहुत कम है। सीधा मतलब ये निकलता है कि जो 750 लाख करोड़ का ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसका 10% इंडिया खाली ले ले वो मार्केट है, तो 75 लाख करोड़ होती है। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ताकि पेमेंट टर्म्स जो होती हैं उसमें वर्ल्ड वाइड सेफेस्ट पेमेंट टर्म बहुत सारी है। 5 पेमेंट टर्म्स ऐसी है जिनके थ्रू आप सफल बिजनेस कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मैंने जितने भी लॉसेस पेमेंट के देखे हैं ना, उसमें 85% केस में आई हैव सीन दैट कि पार्टी ने प्रॉपर पेमेंट टर्म को यूज ही नहीं किया है। अच्छा। अब मानो कि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो लेकिन दुनिया को पता ही नहीं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दुनिया आपसे खरीदी क्यों करे। ये टाइम है इंडिया का कि हम दुनिया को ये बताए कि हम भी ये बना सकते हैं और आप हमसे ये ले सकते हैं चाइना के सामने अच्छी क्वालिटी या तो सेम क्वालिटी और वही सेम प्राइसिंग में। आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि आने वाला टाइम इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक्सपोर्ट है। आप बिजनेस में वुमेन्स को लेके आओ और आप देखो क्या चमत्कार होता है। ये मैंने देखा हुआ है। आप चाइना विजिट करो, आप जापान विजिट करो, आप कोरिया विजिट करो या आप कोई भी डेवलप कंट्री विजिट करो, बॉस यू विल फाइंड आउट दैट वुमेन्स आर इन द सेलिंग। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ट्रेनिंग देता है। अभी तक हमने 40,000 से ज़्यादा लोगों को इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज दिया है एंड तकरीबन 3500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे पास फुल ट्रेनिंग के थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को समझा है, जिनमें से आज तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो टुडे वी हैव अमित मुलानी। मुझे ज़्यादा अमित भाई के बारे में इतना पता नहीं है, आज उनसे ही जानने की प्रयत्न करते हैं कि कौन है अमित भाई मुलानी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड चिराग भाई, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और ये पॉडकास्ट को इनिशिएट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगा। यस प्लीज़। माई सेल्फ अमित मुलानी, प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 12 सालों से मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मेरी कंपनी का नाम एटलांटिको इंटरनेशनल है और हम लोग मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक बेवरेज प्रोडक्ट में हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट कोको हाई, इट इज़ चॉकलेट ड्रिंक एंड पिछले 3 सालों से मैं ज्वेलरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और राइट नाउ हम 8 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी का। तो टोटल मिला के राइट नाउ हमारा जो मार्केट है वो अराउंड 35 कंट्रीज़ के आजू बाजू है, जिसमें मेडिकल का 20 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा गल्फ़ कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होता है एंड उसके साथ हमारा जो ज्वेलरी सेक्शन है उसमें 8 कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेट। मेरी जो कंपनी है वो 100% मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है। मतलब हम खुद से कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं। नेचुरली जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को मार्केट से उठा के उनको मार्केट के अंदर रखते हैं। तो बट ऑब्वियस ये एक ऐसा पहलू है जहाँ पे आज इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम मर्चेंडाइज को आगे लेके जाए और उस बेस पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। मतलब जैसे ट्रेडर जैसे बोलते हैं Yes, absolutely. एक्सपोर्ट की लैंग्वेज में हाँ, इट इज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर। ओके।
तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, बराबर पर अगर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, किसी और से मटेरियल ले रहा है और बेच रहा है, बराबर। तो वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर हुआ। अच्छा। चिराग भाई, पिछले 12 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उनको देखते हुए आज से तकरीबन 7 साल पहले कुछ लोग मेरे पास आते थे कि भाई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो आप हमारी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके दो। पर हम समझ सकते हैं कि जब आप कोई एक सेक्टर में जुड़े हुए होते हैं तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी और की प्रोडक्ट को भी आगे बढ़ाएं, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब आप किसी और की प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो आपका फोकस आपकी प्रोडक्ट से हट जाता है। तो इनिशियली तो हम हेल्प करते थे, किसी की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको समझाते थे, पर ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। तो हुआ ऐसा कि लोग धीरे 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 अपने और सवालों को लेके आते गए, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब इतना डिटेल में जाके अगर मैं उनको समझाऊँ तो मेरा भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रोस्पेक्टिव मैनर में, जो प्रॉपर मैनर में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। एंड देन इन 2017 आई हैव स्टार्टेड भारत उड़ान मिशन। मैंने सोचा कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं लोगों को शेयर करूं, और इनके थ्रू मैं और मेरे जैसे मर्चेंडाइज या तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर तैयार करूं। तो बेसिकली मेरी प्रोफाइल में मैं एक टीचर भी रहा हूं। आई वॉज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 7 years। तो मैं टीचर था, तो मुझे पढ़ाना पहले से अच्छा लगता है। फिर एक्सपोर्ट पे जाने का कैसे सोचा? हाँ, और मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरी लैंग्वेज बहुत आसान है, मतलब जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को समझ में आ जाता है। तो उस केस में 2017 में हमने सोचा कि हम एक मिशन चालू करते हैं जिनके थ्रू लोगों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सच्चा ज्ञान दिया जाए। ऐसे नहीं कि आ जाओ बहुत अच्छा है, बट ऐसी अवेयरनेस जहाँ पे आपकी तैयारियाँ क्या होनी चाहिए और आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं या इंपोर्टर कैसे बन सकते हैं। और फिर हमने 2017 में ये जर्नी चालू की। आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक हमने 40,000 से ज़्यादा लोगों को इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज दिया है, एंड तकरीबन 3500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे पास फुल ट्रेनिंग के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझा है, जिनमें से आज तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बड़ी बात। तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये इस तरह से पॉसिबल हुआ क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड लोग उसको समझ के आगे बढ़े। एजुकेशन मेन है, वो एजुकेट होंगे तो फिर आराम से वो काम कर पाएंगे और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बिकॉज देखिए चिराग भाई, आज की डेट में एडुकेट होना ये पहली ज़रूरत है। सही है। क्योंकि अगर आप एडुकेट नहीं है ना तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में खास तौर पे चीट हो सकते हैं, और ये ना हो इसके लिए अल्टीमेटली एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे, इंजीनियरिंग के वहाँ एब्सोल्युटली। तो मैं जब पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में वर्ल्ड वाइड घूमने का मतलब ऐसा कुछ काम था कि काम मुझे करना था जहाँ पे मैं दुनिया घूम सकूँ। एंड बट ऑब्वियस उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड फिर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस को अपना गोल बनाया और उसको ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम चालू किया। एंड फॉर्चुनेटली आज बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी घुमा हूँ और इसकी बदौलत बट ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा भी हूँ, और यही चीज़ें मैं लोगों को बट ऑब्वियस सर्व करता हूँ। तो भारत उड़ान मिशन को चालू करने के बाद धीरे धीरे लोग जैसे जैसे आते गए, उनको नॉलेज मिलता गया, वैसे इन लोगों ने और जो एंटिटीज़ थी उनको भी बताया कि भाई अमित मुलानी करके कोई बंदा है जो ये काम कर रहा है। एंड फॉर्चुनेटली 2020 में GJAPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जेम्स एंड ज्वेलरी को लेके, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम एक कोर्स बनाना चाहते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में जनरल प्रोडक्ट के कोर्स है बट जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए कोई नहीं है। देन उनके जो भी वी कैन से कंसर्न प्रेसिडेंट थे उस वक्त मिस्टर दिनेश भाई नावड़िया, इनके वर्डपण में, और रजत भाई वानी जो कि GJAPC के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हेड पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके गाइडेंस के अंडर और विजय भाई मांगोकिया की जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई, सिखाई, और बेस्ड ऑन दैट हमने एक कोर्स चालू किया GJAPC के साथ। GJAPC के साथ जो कोर्स हमने चालू किया उसके थ्रू आज तक तकरीबन 550 लोगों ने मेरे पास ये जेम्स एंड ज्वेलरी की ट्रेनिंग ली है, स्पेशल इनका
ओनली जेम्स एंड ज्वेलरी। एंड स्पेसिफिकली आज अगर हम काउंट करें तो 190 से ज़्यादा लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट कि भाई मेरे नॉलेज की बदौलत किसी ने इस सेक्टर के अंदर आगे काम किया। ब्लेसिंग वर्क। या एंड मैं बताना चाहूँगा चिराग भाई कि आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेनिंग देता है। ग्रेट। एंड उसके बाद 2022 में जब श्री वगासिया जी मतलब हमारे प्रेसिडेंट सर चैम्बर के, सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो रमेश भाई जब प्रेसिडेंट बने तो मैं रमेश भाई को पहले से थोड़ा जानता था बिकॉज ऑफ सम सेशंस हम कई बार मिले थे आगे। तो उनके साथ जब हमारी बात हुई तो स्पेसिफिकली रमेश भाई ने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके हम चैम्बर के अंदर भी कोई कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारा डिटेल में बातचीत हुआ अबाउट मार्केट की डिमांड एंड साथ में हम क्या कर पाएंगे साथ में। और फिर मैंने अराउंड अक्टूबर नवंबर 2023 में चैम्बर के साथ कोलैबोरेट करके हमने वहाँ पे कोर्स चालू किया। एंड टिल द डेट मैं ये पिछले 9 महीनों में हमने तकरीबन 240 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो बट ऑब्वियस चैम्बर के अंदर भी एक ट्रेनर के तौर पे ज्वाइन होना ये भी एक फॉर्चुनेट बात है। और मैं ये कर पाया बिकॉज मैं जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को देता हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक सातत्यता होती है कि भाई जो हकीकत है हाँ उनको आप प्रेजेंट करो और जो रियल टाइम वैल्यू आप एडिशन कर सकते हो लोगों की लाइफ में उसको फोकस करो। तो ये मेरा अभी तक का जर्नी रहा है। मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने खुद से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया। एब्सोल्युटली। और आपका जो एक्सपीरियंस था वो किसी दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करे एज अ बिजनेस। वो ट्रेनिंग के तौर पे आपने एक हॉबी भी जनरेट की और किसी को एजुकेट करना वो एक ब्लेसिंग वर्क भी होता है। आज काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स बोलते हैं वो आपको ब्लेसिंग भी देते होंगे कि आपने हमें ये सिखाया तो हम आज अपना खुद का बिजनेस अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये भारत उड़ान मिशन मेरे सोच से तो बहुत अच्छी बात है। आपने मतलब कभी क्या होता है खुद का एक्सपीरियंस लोगों क्या कोई शेयर नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों शेयर करूँ, मैं मोनोपोली है या किसी को बताना नहीं है। लेकिन आपने उनसे बियॉन्ड हाँ लोगों को एजुकेट करना वो एक वास्तव में। और मैं ये मानता हूँ चिराग भाई देखिए आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि आने वाला टाइम इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक्सपोर्ट है। बिकॉज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पे हम हाईली एजुकेटेड कंट्री है दुनिया में। अच्छा। थर्ड नंबर पे हम यंगेस्ट कंट्री है दुनिया में। चौथे नंबर पे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में और हम वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हाँ जापान को क्रॉस करके। 5th नंबर पे समझने जैसा ये है कि हम हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है दुनिया में। अच्छा। यानी कम्युनिकेट अगर किसी के साथ करना हो तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज अच्छी तरह से। एब्सोल्युटली। एंड 6th नंबर पे वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। अच्छा। अगर आप इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर करो तो बॉस फ्यूचर ये इंडिया का है और आने वाले टाइम में दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है वो चाइना के बाद अगर कोई मतलब पूरी कर सकता है तो वो इंडिया है। पर ये कब कर पाएंगे हम जब हमारे पास ऐसे एडुकेट एंड प्रोफेशनल्स वी कैन से एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रॉपरली समझ के दुनिया की जो रिक्वायरमेंट उसको समझ के उसके हिसाब से उनको सर्व कर पाएंगे। तो उसमें मतलब जैसे आपने बोला कि हमारे पास अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, कैपेसिटी भी है। तो फिर भी कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट में या तो इंपोर्ट वाली जो प्रोसेस है उसमें जा नहीं क्यों रहे अथवा क्यों नहीं जा पा रहे, उसका रीजंस क्या है मेन? ये बहुत ही मस्त आपने सवाल पूछा चिराग भाई। मैं उसको थोड़ा एनालिसिस के साथ आपको आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया कहीं है ही नहीं, कहीं सिखाया ही नहीं। तो मैंने मास्टर किया हुआ है सिविल में बट एक भी सब्जेक्ट मेरा ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बारे में कुछ भी पता हो। तो पहली बात तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में ये आना चाहिए था बट ये आ नहीं पाया। बट राइट नाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट कि भाई किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में हम इसको लेके आए। तो ये अपनी ओर से होगा। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ हमारा भी है। अच्छा। अब देखिए आज की डेट में हमारे पास 5G है, हम इंटरनेट के साथ इतना एनग्रोस जुड़े हुए हैं, साथ में हम आज
स्मार्टफोन्स का इतना सारा यूज़ कर रहे हैं, 6-7 But- घंटे की स्क्रीन टाइम। एब्सोल्युटली हाँ, इट इज़ अ टू मच स्क्रीन टाइम। एंड फिर भी हम आज के दिन में अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना सर्च करते हैं? वेरी फ्यू। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। आज गवर्नमेंट अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करता है, बट अगर हम उनके तक पहुंचेंगे नहीं तो बड़ा ऑब्वियस है कि हम ये जान नहीं पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या पुश कर रहा है। दूसरी एक बात ये भी है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, बहुत सारे लोग इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं, लेकिन इसका जो एक प्रॉपर मैनर में फॉलोअप होना चाहिए ना, इंडिया के अंदर ये नहीं हो पा रहा है। अब आपके सवाल के साथ मैं इसका जो पहलू है इसको मैं जोड़ता हूँ। देखिए बेसिकली एक्सपोर्ट क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम बाहर के कंट्री में भेजें और उसके सामने फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेके आए, जैसे कि डॉलर हो गया, पाउंड हो गया वगैरह। और इंपोर्ट क्या होता है कि आप सामने वाले कंट्री से किसी प्रोडक्ट को इंडिया में लाओ और उसके सामने फॉरेन करेंसी दो। ये एक सिंपल साइकिल हो गई। अब मैं पहले आता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर। सक्सेसफुल एक्सपोर्ट के 4 फंडामेंटल्स हैं। अगर ये आप क्लियर करो तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्ट की और अपना जो मार्च है वो कंप्लीट कर सकते हो, मार्चिंग। सबसे पहली बात ये कि आज दुनिया की जो नीड है उसके हिसाब से क्या हम प्रोडक्ट बना के उनको बेच रहे हैं? नीड बेस, एब्सोल्युटली। बिकॉज मेरे पास जो है अगर मैं वो बेचने की कोशिश करूंगा तो मुझे इतनी सफलता नहीं मिलेगी। क्लाइंट को चाहिए क्या बट जो क्लाइंट को चाहिए अगर मैं वो बनाऊंगा तो मुझे सफलता ज़्यादा मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो पहली बात तो ये कि हम प्रोडक्ट और मार्केट को बराबर समझें। नीड को फाइंड करना। एब्सोल्युटली, इट इज़ अबाउट द रिसर्च। आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट की क्या ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि स्कोडा ने जब यहाँ पे गाड़ियाँ लॉन्च की थी तो उन्होंने सबसे पहले हाई स्टैंडर्ड गाड़ी अपनी लॉन्च की थी। हम सब जानते हैं कि उनकी कोई भी ऐसी गाड़ी मार्केट में नहीं थी जिनकी वैल्यू 10 लाख से नीचे हो। जो सबसे पहले आई थी वो लॉरा वगैरह सब गाड़ियाँ, तो ये हाई स्टैंडर्ड कार्स थी क्योंकि ये कंपनी वही प्रोडक्ट्स बनाती है यूरोप में। उनको ये नहीं पता है कि 10 लाख के नीचे भी गाड़ियाँ बन सकती है और या तो बना सकते हैं। पर इंडियन मार्केट के हिसाब से उन्होंने फैबिया को लॉन्च किया था और उसके बाद आप देखिए उन्होंने फैबिया बहुत चली थी। हाँ, बहुत चली थी बिकॉज ये हैचबैक इंडिया का रिक्वायरमेंट था उस टाइम पे। राइट। और उसके बाद उन्होंने मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनका एक स्मॉल सेडान कार भी लॉन्च किया। तो बट ऑब्वियस ये भी आज मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से चल रहा है। सही है। पर उसके साथ साथ जैसे मार्केट बढ़ा और लोग यहाँ पे प्रॉस्पर होते गए, लोगों की एसयूवी की तरफ चाह बढ़ी, तो इन्होंने मार्केट के अंदर एसयूवी के साथ अपनी एंट्री की एंड फिर मार्केट में वो कार को लेके आए। अब अगर आज मान लो कि स्कोडा इस बात को नहीं समझता तो शायद उनका जो मार्केट कैप है ना वो नहीं बन सकता। सही है। स्कोडा एक क्वालिटी है, बट क्वालिटी के सामने मार्केट की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को देना भी ज़रूरी है। आप उसके सामने होंडा को देखिए, तो होंडा ने कितने सालों से मार्केट को कवर किया हुआ है, बट स्टैंडर्डाइज उनकी जो कुछ प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा चलती है। बीच में उन्होंने हाई स्टैंडर्ड गाड़ियाँ दी थी पर इतना चला नहीं। तो बड़ा ऑब्वियस ये मार्केट को समझ के कार को लॉन्च करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये फंडामेंटल है। अगर आप नीड बेस पे हाँ प्रोडक्ट को तैयार करें तो किसी भी मार्केट में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरी बात, स्पेसिफिकली आप किसी भी मार्केट में जब एंट्री करते हो तो सामने वाले मार्केट में जो आपका बायर हैं उनको जो आप प्राइस देते हो वो प्राइस और उसका क्वालिटी प्रोडक्ट का, ये दोनों भी बहुत मायने रखता है। अब पहले हम बात करें अगर प्राइसिंग की, तो मैं किसी को कुछ बेच रहा हूँ लेकिन वो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं है जो कि उनको ऑलरेडी कोई और कंट्री दे रहा है, बराबर, तो वो मेरे से खरीदी नहीं करेगा। ऑलरेडी मार्केट से सस्ता मिल रहा है ऑलरेडी, तो वो खरीदी क्यों करेगा? तो इस केस में हमारा सवाल होता है कि मैं उसको ये प्राइसिंग जो है वो किस तरह से कंपेटिटिव दूँ। बराबर। और इसका जवाब ये है कि मैंने आपको बताया इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। हमारे यहाँ पे मिनिमम वेज के रूल तो है लेकिन फॉलो नहीं होते। तो हम चीपेस्ट लेबरर कंट्री इन द वर्ल्ड है। उसके साथ साथ हम एडुकेटेड भी है, तो स्किल्ड लेबर भी इतना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना के सामने हम सस्ता नहीं बना सकते, या ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम वो क्वालिटी नहीं दे सकते जो चाइना देता है। ज़्यादातर माइंडसेट ऐसा है कि चाइना को हम कॉम्पीट नहीं कर सकते प्राइस के बारे में, बिल्कुल कॉस्टिंग उसके जैसा नहीं बिठा सकते, ऐसा बिल्कुल बोलते हैं। बट अब मैं आपको इसका
रियल टाइम जो एग्जांपल या रियल टाइम जो सिनारियो वो दिखाता हूँ। देखिए चाइना के अंदर मिनिमम जो वेज है उसका रूल आज है 25,000 का। अच्छा। इंडिया के अंदर आज भी मिनिमम वेज की रूल के हिसाब से कुछ फॉलोअप नहीं है। चाइना में अगर 25,000 से नीचे किसी को सैलरी आप देते हो तो बट ऑफिस आपकी कंपनी को ये ताला लगा देंगे। ये रूल है, लेबर रूल। सेकेंड नंबर पे आप देखो पिछले 6-8 महीनों से एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में चाइनीज एम्प्लॉयज़ मिनिमम वेज को बढ़ा के 70,000 करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के 20 to 23 सिटीज़ ये मुंबई के स्टैंडर्ड के हैं। अब मुंबई में आपको 25,000 में जीना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। बराबर। सेम सिचुएशन आज चाइना का है कि वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी 25,000 में काम कर रहे हैं ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सर्वाइवल कॉस्ट ही बढ़ रहा है। तो अगर सर्वाइवल कॉस्ट नहीं बैठेगा तो बट ऑब्वियस आपको वेज बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये वेज बढ़ेगा तो इसका फायदा डायरेक्ट किसको है? इंडिया को। तो आज कॉस्ट अप जाएगा। हाँ, तो चाइना आज इंटरनल मैटर से भी जजूम रहा है। मतलब कल उठ के अगर ये सैलरी बढ़ा तो कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो आज जो हम बोलते हैं चाइना सस्ता देता है, ये पॉसिबल नहीं है। प्राइस हम कंपीट कर पाएंगे। यस। दूसरी बात, चाइना सस्ता क्यों दे रहा है? बिकॉज आप उनकी वर्क एफिशिएंसी समझो। इंडिया में आप 5 लोगों को काम पे लगाओ और चाइना में 1 बंदा काफ़ी है। क्यों? क्योंकि ना मोबाइल की परमिशन है और ना बैठने की परमिशन है। व्हेनेवर यू आर डूइंग द वर्क यू हैव टू कंटिन्यूअसली मूव। फुल प्रोडक्टिव काम के मुताबिक, तो फुल प्रोडक्टिव है। और हमारे जैसा नहीं है। तो बट आने वाले टाइम में ये सुधरेगा। वो एक सिस्टम कल्चर डेवलप। एब्सोल्युटली। तो वैसे भी प्रोडक्ट सस्ता बनता है ना। आप सोचो कि 5 लोगों का पगार आप 1 को दे रहे हो और उनसे काम करवा रहे हो, तो बट ऑब्वियस आपका इफेक्टिवनेस एंड प्राइसिंग जो पॉइंट है वो डाउन होता है। तो ये चीज़ भी हमको इंडिया वाले को सीखनी पड़ेगी। चाइनीज से बहुत कुछ सीखना है चिराग भाई, बहुत कुछ सीखना है हमें। अच्छा, थर्ड नंबर के टॉपिक पे यहाँ पे आता है बल्क प्रोडक्शन। अच्छा। अब देखिए चाइना क्वांटिटी बनाता है। जब आप कोई क्वांटिटी बनाते हो ना तो वो सस्ता पड़ता ही है। सही। ये बड़ी बात नहीं है। एंड इसीलिए चाइना का जो प्राइसिंग पॉइंट है डाउन है। चौथे नंबर पे आता है उनका गवर्नमेंट सपोर्ट। आप पावर सप्लाई देखो या उनका जो वी कैन से बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है, इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अबाउट द मशीनरी वगैरह, उसमें इनको जो लोन दिए जाते हैं वो बहुत सस्ते ब्याज दर पे है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज बहुत सारी दे रही है। बिकॉज ऑफ दैट उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट होता है वो प्राइसिंग पे आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें चाइनीज प्रोडक्ट जो सस्ता दिख रहा है। पर ये जो आप सस्ता देख रहे हो ना, एक्चुअली ये सस्ता वर्ड, इसमें वापस बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो फिट नहीं बैठते। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज ऑफ माई बिजनेस ओनली, कि कई बार मेरे क्लाइंट मुझे ये बोलते हैं कि चाइनीज़ पिछले 5-7 साल से कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के प्राइस में 5%, 60% का प्राइसिंग हाइक कर रहा है। एंड उसके सामने क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है। तो कुछ पार्टीज़ हमें डायरेक्ट कनेक्ट करती है और बोलती है अगर आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो तो हमें सैम्पल्स प्रोवाइड करें, हम चेक करते हैं आपकी क्वालिटी के हिसाब से, फिर हम आगे बात करते हैं। और यहाँ पे ये लोग जब हमारे पास से प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट क्वालिटी देते हैं, लेते हैं, तो उस केस में उनको समझ में आता है कि ये तो चाइनीज से सस्ता भी है और क्वालिटी भी अच्छा है। तो बात क्या है, पूरी दुनिया के माइंड सेट में ऐसा है कि कुछ इंपोर्ट करना है तो कहाँ से? चाइना से। अब इस पूरे माइंड सेट को अगर हम चेंज करके ये माइंड सेट पे लेके आए कि भाई साहब चाइना इज़ नॉट द ओनली कंट्री, इंडिया इज़ ऑल्सो द कंट्री जहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंडिया इज़ द ऑप्शन। और ये माइंड सेट कब आएगा चिराग भाई? जब हम दुनिया को प्रोडक्ट दिखाना चालू करेंगे। अब मानो कि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो लेकिन दुनिया को पता ही नहीं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दुनिया आपसे खरीदी क्यों करे? इट इज़ वेरी लॉजिकल। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो कैसे बिकेगा, और जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा। एंड इस फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए अब ये टाइम है इंडिया का कि हम दुनिया को ये बताए कि हम भी ये बना सकते हैं और आप हमसे ये ले सकते हैं चाइना के सामने अच्छी क्वालिटी या तो सेम क्वालिटी और वही सेम प्राइसिंग में। तो ये पहला जो मैंने टॉपिक आपको बताया कि चाइना के सामने हम कंपैटिबल प्राइसिंग कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसी के अंदर अब मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट दिखाता हूँ जो कि इंडियन गवर्नमेंट आपको प्राइसिंग डाउन करने में हेल्प करता है। अच्छा। सबसे पहला, एक्सपोर्ट के अंदर जीएसटी नहीं लगता। अब जब मैं बात करता हूँ जीएसटी नहीं लगता तो सीधा बेनिफिट किसको है? इम्पोर्टर को। अब आप इम्पोर्टर को विदाउट जीएसटी अगर कोई बिल दे रहे हैं तो उसको इतना बेनिफिट तो सीधा मिला, प्राइसिंग डाउन हुआ। अब उसी एक्सपोर्ट पे दूसरा बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, इट इज़ द ड्यूटी ड्रॉबैक।
अभी मान लो आपका 1 करोड़ का इनवॉइस वैल्यू है, गवर्नमेंट ने आपको 3% ड्यूटी ड्रॉबैक दिया, तो 3 लाख आपको वापस किया। उसी एक्सपोर्ट पे आपको और बेनिफिट मिलता है, इट इज कॉल्ड द रॉड टैप, रेमिशन ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिवाइड ऑन द एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। अब ये मान लो कि आपका 2% हुआ, तो 2 लाख ये। मान लो कि आपका प्रोडक्ट जो था वो 12% के जीएसटी में था, तो 12 + 3 + 2 यानी कि टोटल 17% हुआ। यानी कि 1 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट आपको 17 लाख तो रिफंड कर रही है। पर क्या हमें ये पता है? अगर मुझे ये पता ही नहीं है तो मैं प्राइस कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करूं? एब्सोल्युटली। एंड अभी इसके अंदर एक और बेनिफिट ऐड करो, दैट्स कॉल्ड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब देखो इंडिया के आज 27 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। 27? यस। एंड व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? मान लो कि वियतनाम और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपके हाथ में पेन है, मान लो ये पेन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में है, तो ये जो पेन है आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उनके कंट्री में ड्यूटी उसका 0 हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। अब आप पहले गवर्नमेंट के बेनिफिट के थ्रू उसको ऑलरेडी तो सस्ता दे ही रहे हो, ऊपर से उसका ड्यूटी 0। अब मान लो कि वो चाइना से इंपोर्ट करे, तो उसको ड्यूटी मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि 30% लगता है, और तुम्हारा ड्यूटी 0, मतलब 1 करोड़ पे उसका 30 लाख रुपया भरना नहीं पड़ेगा। तो मैं तो मानता हूँ कि लोगों को ये अगर पता चले तो वो तो आपको सामने से बोलेंगे, भाई साहब मेरे को ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके दो ना, आई वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम यू, ये हम यहाँ से मंगवा रहे हैं, हमको ड्यूटी भरना पड़ता है। तो ये फ्री ट्रेड वाले जो होता है उसमें पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है, दोनों कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि कितनी कितनी प्रोडक्ट के ऊपर हम ड्यूटी को 0 करेंगे। इसको पढ़ना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप गूगल करो और लिखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट है commerce.government.in, और उस पर आपको डायरेक्ट लिस्ट मिलेगा कितने कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। एंड उन एग्रीमेंट्स को आप ओपन करो और उसमें आपको कंसेशनल रेट का पूरा लिस्ट मिलता है। अच्छा। कौन सी प्रोडक्ट पे कौन से साल में कितना ड्यूटी, और जनरली 10 साल के एग्रीमेंट्स होते हैं, तो आपको एवरी ईयर का उसके अंदर ड्यूटी बेनिफिट्स मिलता है। और ये ड्यूटी बेनिफिट कई बार 0 हो जाता है, तो कई बार कम किया जाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कंपैटिबल नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ हर एक सेक्टर में नहीं, बट देर आर सेवरल सेक्टर जहाँ पे हम डेफिनेटली कंपैटिबल है। और इसका एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर हम 2024 के डेटा के हिसाब से देखें, जो 23-24 का डेटा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया, हम कुछ सेक्टर में चाइना को बराबर ऑलरेडी मतलब वी कैन से कंपटीशन दे रहे हैं। सबसे पहले आता है फार्मा। इंडिया का फार्मास्यूटिकल में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पिल्स एंड इंजेक्टेबल। हमारा 38% एक्सपोर्ट मार्केट है, शेयर मार्केट, मतलब शेयर टोटल पूरी दुनिया के अंदर मार्केट शेयर। दूसरे नंबर पे आता है इट इज़ अबाउट टाइल्स। अब देखिए पिछले 6 सालों से हम टाइल्स में दुनिया में नंबर 1 है। मोरबी से जा रहा है। एब्सोल्युटली, मोरबी। चाइनीज़ यहाँ पे आते हैं और स्टडी करते हैं कि भाई साहब हाउ यू आर डूइंग दिस, ये कैसे कर रहे हो आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने जब से टॉयज इंपोर्ट बंद किया, आप आज टॉयज लेने जाओ मार्केट में, यू विल फाइंड आउट मेड इन इंडिया, बट क्वालिटी सुपीरियर। क्यों? क्योंकि हमने सीखा कि भाई ये कैसे टॉयज बनाते हैं, हम ऐसे ही टॉयज बना के लोकल मार्केट को सर्व करेंगे। तो प्लास्टिक में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। उसके अलावा आप फूड सेक्टर में देखो, हमारा फूड सेक्टर पहले से बहुत एनरिच है। अब हमने इसको प्रॉपर पैकेजिंग करके, प्रॉपर उसका वैल्यू एडिशन करके, प्रॉपर उसकी क्वालिटी को चेक करके हमने पैकेजिंग करना चालू किया, तो उसका ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड मार्केट बढ़ा। एंड रेडी टू ईट में तो हमारा क्लास अलग ही है, क्योंकि रेडी टू ईट में दुनिया में लगभग कोई ऐसा फूड नहीं मिलता जो हमारे पास वैरायटी है उतनी। तो बट ऑब्वियस आई हैव विजिटेड मैनी ट्रेड फेयर्स इंटरनेशनली भी, तो आई कैन से दैट कि इंडिया का फूड मतलब दुनिया में टॉप पे। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में, तो आप सोलार पैनल एंड अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में देखो, इसमें भी धीरे धीरे इंडिया बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बढ़ रहा है, और उसके सामने चाइना को ये अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे कई सेक्टर्स है जिनको अगर हम स्टडी करें तो ये बात हम समझ पाए कि कौन से सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटीज़ है, और हमें ये ग्रैब करके आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो ये हमने एक पार्ट देखा चिराग भाई, इट इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आप उनको किस तरह से चाइनीज़ के सामने रिप्रेजेंट करके अपने आप को वर्ल्ड वाइड मार्केट के सामने अच्छे लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा उसका पार्ट आता है इट इज़ अबाउट द क्वालिटी। अब देखिए चाइना दुनिया भर के अंदर इतना सारा एक्सपोर्ट ऐसे ही नहीं कर रहा है, उनका क्वालिटी ये मार्केट के हिसाब से अप टू मार्क होता है।
तो जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो जनरली लोगों के दिमाग में ये मीथ होता है कि एक्सपोर्ट मतलब सुपीरियर क्वालिटी, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मुझे मर्सिडीज बेंज बेचना हो और मैं उसका कितना भी अच्छा शोरूम बांग्लादेश में ओपन कर लूँ, और मुझे मारुति अल्टो बेचना हो और इसका कितना भी अच्छा शोरूम मैं यूएस में ओपन कर लूँ, तो मेरे लगभग कार के 2-4 पीस बिके तो बिके साल में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो बराबर है लेकिन मार्केट बराबर नहीं है। अगर मैं मर्सिडीज बेंज यूएस में ओपन करूँ और मारुति अल्टो पर्टिकुलर बांग्लादेश में, तो मेरा कार धड़ाधड़ बिकेगा। दैट्स व्हाट द थिंकिंग कि तुम्हारी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बेस्ड ऑन दैट उसका मार्केट क्या होना चाहिए। सो एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट होगी तो ही चलेगा। प्रोडक्ट आपका सुपीरियर है, लोअर क्वालिटी है या इंफीरियर है या तो फिर मीडियोकर है, इट्स फाइन। बेस्ड ऑन दैट आपका मार्केट सिलेक्ट करो। अगर ये लोग ऐसे ही बोलते कि एक्सपोर्ट में सुपीरियर क्वालिटी, ये मीथ है सबसे बड़ा। अब देखिए, अगर ये मीथ को आप नहीं समझेंगे तो बट ऑब्वियस आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे अफ्रीका में कुछ बेचना हो, मैं सुपीरियर क्वालिटी लेके क्या करूँगा? क्योंकि वहाँ पे कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, उसका परचेज पावर ही इतना नहीं है। तो दुनिया में 237 कंट्री है और उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक और बात मैं इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा वो ये कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट्स आप देते हों और लोअर क्वालिटी हों तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एथिक्स को भूल जाओ। एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग को जब सर्व करते हैं तो मुझे लगता है एथिक्स सबसे टॉप पे होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की बदौलत किसी को नुकसान हो तो बट ऑब्वियस ये कर्ज आपके ऊपर है, और बट मुझे ये लगता है पर्टिकुलर ये नहीं करना चाहिए। और इसका एक सीधा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि हम हवाई चप्पल पहनते हैं, तो ये जो चप्पल होती है वो 200 रुपये में भी आती है, और अगर आप स्केचर से परचेज करें तो 2500 रुपये की भी आती है, पर दोनों का काम तो एक ही है ना। तो ये एक लोअर क्वालिटी मतलब आप दे रहे हो लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं करना चाहिए। एंड इन दैट केस देयर आर सेवरल कैटेगरी जिसमें आप लोअर क्वालिटी से भी काम चला सकते हैं, तो मार्केट के हिसाब से वो आप दे सकते हैं। और मैं मानता हूँ इंडिया का ये फोर्टे है चिराग भाई कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो चाइना कर सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आपने बीच में एक बात बोली थी कि आप ट्रेड फेयर में गए थे। हाँ, तो ट्रेड फेयर के बारे में एक सवाल है कि जैसे कोई भी एक्सपोर्टर हो या तो फिर एक्सपोर्ट करना चाहता हो या ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो ट्रेड फेयर कितना इफेक्टिव है? ट्रेड फेयर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर जाना है तो उसका सिलेक्शन कैसे करें, किस में जाना किस में नहीं जाना, जाते समय क्या ध्यान रखना है? तो ट्रेड फेयर के बारे में थोड़ा मतलब हाउ ट्रेड फेयर इफेक्ट करता है अपने बिजनेस। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ट्रेड फेयर का सीधा मतलब क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग कोने में किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी को लेके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं। अब मैं इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। देखिए, दुनिया भर के अंदर जितने भी ट्रेड फेयर होते हैं, मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करता हूँ, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आते हैं, और जब ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, तो दुनिया भर के अलग अलग विजिटर्स को पता चलता है कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, गल्फ फूड जो कि दुबई में होता है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वी कैन से फूड सेक्शन का ट्रेड फेयर है। लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक गल्फ फूड के अंदर टोटल 110 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, 140 कंट्री से विजिटर्स थे, और तकरीबन यहाँ पे अगर फूड कैटेगरी की हम बात करें तो मोर देन 25,000 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया गया था। आप समझिए, एक बार आप गल्फ फूड विजिट करते हैं ना, पूरी दुनिया का फूड सेक्शन जो है आपको समझ में आ जाता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, किसका क्या ट्रेंड है, किन की क्या चॉइस है, और इनको आपको क्या बेचना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है आपको, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक मार्केट क्या है ना वो समझ में आता है। हाँ, नेटवर्किंग भी हो जाता है। हाँ, तो आपने ये जो बात बताई उसकी रिगार्डिंग हमारा एक इनिशिएटिव मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 ट्रेड फेयर के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर जो रियल टाइम एक्सपोर्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज लिए। अच्छा, जापान में हमने वहाँ पे एक ज्वेलरी शो था, उसमें हांगकांग के ज्वेलरी शो में, और गल्फ फूड के अंदर आप फूड जो शो होता है मतलब पर्टिकुलर फूड के रिगार्डिंग उसका। अब इनका पर्पस क्या है, आप ये सब आपको ये मिल जाएगा, हमारी यूट्यूब चैनल है अमित मुलानी एंड टीम। अच्छा, आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, अमित मुलानी एंड टीम, यस। तो ये पर्टिकुलर जो ट्रेड फेयर है उसके अंदर हम लोग जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं,
उन इंटरव्यूज का हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि ये लोग एक्सपोर्ट में सफल कैसे हुए, उनका क्या स्टोरी है। अगर मान लो उनकी एक छोटी सी बात भी आपने पकड़ ली ना, तो आप अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को लेकर सफल हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सारा जो एक्चुअल कंटेंट है वो आपके तक लेके आया जाए, हाँ एक्सपीरियंस, ताकि आप आने वाले टाइम में अपने बिजनेस के अंदर इसका फ़ायदा उठा पाए। सही है। तो आज की डेट में हम ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे के साथ सीखें। एब्सोल्युटली हम इसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे पाए। अब इसका फ़ायदा एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। हमने वहाँ पे एक कंपनी थी जो इंडिया का सबसे बड़ा हनी एक्सपोर्टर है। अब इन्होंने स्टार्टअप कैसे लिया, उन्होंने हनी के एक्सपोर्ट में कहाँ कहाँ पे ध्यान दिया, कितनी मार्केट में अभी वो काम कर रहे हैं और ये मार्केट में उन्होंने एंट्री कैसे किया, ये सारे सवाल जब हमने उसको पूछा तो उसके प्रॉपर आंसर हमें मिले। अब ये हनी के अंदर काम करने वाला अगर कोई भी बंदा होगा तो उसके लिए काम किया है। तो ये हमारा एक अलग इनिशिएटिव है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ट्रेड फेयर में मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दो पर्सपेक्टिव से। एक, आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया के मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को लेके क्या चल रहा है, एंड दूसरा, जब आप उस ट्रेड फेयर में विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे लोकल जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, एंड दुनिया भर के अंदर जो भी लोग इस बिज़नेस के साथ कनेक्टेड हैं वो विजिटर्स आपको मिलते हैं। तो मैं मानता हूँ जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप उनके साथ डायरेक्ट बिजनेस को आगे लेके जाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। अब मान लीजिए आपने विजिट किया, आप टर्की से हैं, आप फूड सेक्टर से, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, तो बट ऑब्वियस इन दैट केस हम आगे भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है मेरे पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो, एंड इन दैट केस बायलैटरली इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेड फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइडियली ट्रेड फेयर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है तो कैसे एक्सप्लोर करें, मतलब कोई टिप्स, जैसे मतलब विजिट करने में भी क्या है, किसी को मिलना है, किसको मिलना है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा उसका डिटेल देता हूँ। पहली बात तो ये कि ट्रेड फेयर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से। गूगल पे आप लिखो 10times.com, 10times.com, ओके, और उस पर आप कोई भी ट्रेड फेयर के बारे में सर्च करो, वर्ल्ड का, हाँ, आपकी प्रोडक्ट डाल दो कोई भी, जैसे कि मेरा मान लो मेडिकल का प्रोडक्ट है, अब मेडिकल लिख दो और सर्च कर दो, आपको मेडिकल की दुनिया में जितने ट्रेड फेयर चल रहे होंगे ना सबका एक साथ लिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, जितने भी इन फ्यूचर भी जो आने वाले सबका। अब इसमें से आपने कोई भी एक ट्रेड फेयर सिलेक्ट किया तो सबसे पहला आप काम ये करो कि ट्रेड फेयर जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कितने लोग एग्जिबिटर्स है ना उसका लिस्ट निकालो। अच्छा, अगर लिस्ट डायरेक्ट दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो आप उनको मेल करके लिस्ट मंगवा सकते हो। पहला काम वो देते हैं? हाँ देते, बिल्कुल देते, क्योंकि एग्जिबिटर का लिस्ट नहीं होगा तो विजिटर क्या जाके क्या करेगा। मुझे अगर जाना हो तो मुझे पता तो होना चाहिए ना भाई मैं किसको मिलने जा रहा हूँ। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप जा रहे हो तो प्रोफेशनलिज्म को एडर करो, लाइक सूट एंड टाई, ये कॉमन है। तीसरे नंबर पे जब आप ट्रेड फेयर के अंदर विजिट कर रहे हो तो आपके पास अपना प्रॉप सारा तैयार रखो। अच्छा, उसमें विजिटिंग कार्ड हो गया, आपके पास अगर टैबलेट है तो उसके अंदर आपकी कंपनी का वीडियो एंड जो भी प्रोडक्ट्स है, अपना पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो, साथ में आप फिजिकल ब्रोशर्स भी रखो ताकि आप किसी को देना हो तो दे पाए। एंड चौथे नंबर पे डिजिटल आपका एक विजिटिंग कार्ड अपने मोबाइल में भी रखो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकल कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं सर आपका डिजिटल कार्ड दो मैं स्कैन करके सेव कर लेता हूँ। तो ये तैयारियां आपकी पहले से होगी तो बहुत फास्ट मोमेंट में आप कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को। फिर उसके बाद आता है कि आप ये चेक करो कि आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उनकी रिगार्डिंग कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेरा काम अगर बेवरेज प्रोडक्ट में है एंड इट इज़ द चॉकलेट ड्रिंक, तो मेरा विजिट का पर्पस क्या होता है, बेवरेज में काम करने वाले जितने भी स्टॉल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अब उसके अलावा कुछ हो गए तो मेरे काम के नहीं है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया पहले से एग्जिबिटर का लिस्ट देख के। जब मैं जा रहा हूँ तो उनके स्टॉल पे जाके पहले दिन उनका मोमेंटम देखूंगा कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनके साथ हमारा कोई कंपटीशन है कि नहीं, अगर कंपटीशन है तो वो प्रोडक्ट के अंदर क्या दे रहे हैं वगैरह सारी चीज़ें, जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। एंड देन जो प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी और उनकी मैच हो रही है, आप ऐसे स्टॉल को ना दूर से ऑब्जर्व करो, कितने लोग आते हैं, वो कैसे उनसे बात करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने सीखा कि उन्होंने कैसे उनको कनेक्ट किया, बेस्ड ऑन दैट आप अपना प्लान करो। दूसरी बात, अब जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, जैसे ही वो वहाँ से निकले आप उनको कनेक्ट करो, क्योंकि बंदा अगर वहाँ पे विजिट कर रहा है तो फील्ड में होगा,
और इंटरेस्टेड होगा तो वो आपकी बात भी सुनेगा, क्योंकि आपका भी तो वही काम है। एंड यू कैन कनेक्ट मैनी पीपल। देखिए शर्म की कोई बात नहीं है, वी आर डूइंग बिजनेस, तो मैं किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इन दैट केस व्हेन आई एम कनेक्टिंग टू द पीपल विल आइडेंटिफाई दैट कि इनके साथ बात करते करते अल्टीमेटली हम बहुत सारे बायर्स को भी टच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एंड ईजी बात है, एब्सोल्युटली, कर सकते वेरी कोई इजी। भी। तो इधर उधर फाफे मत मारो, सिंपल जा रहे हो तो ये ऑब्जर्वेशन करके वहाँ पे इनका फायदा लो। अच्छा, दूसरी बात, जब आप जा रहे हो तो 2 दिन पहले जाओ और पीछे 4-5 दिन रुको। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो पहले 2 दिन है ना, उसमें आप वहाँ के लोकल मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को लेके स्टडी करेंगे। अच्छा, हाँ, ट्रेड फेयर खत्म होने के बाद जो लोग ऑलरेडी कनेक्ट हुए हैं उनको आप मिल पाएंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ही है, तो वहाँ पे रुकेंगे भी, तो आपकी मीटिंग हो सकती है। तो बिजनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सैंपल्स लेके जा सकते हो तो प्लीज़ कैरी द सैंपल्स, क्योंकि सैंपल्स दिखाने से बिजनेस बढ़ने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो दैट्स व्हाट दीज आर द टिप्स वी कैन से, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ट्रेड फेयर को लेके आगे बढ़ रहे हो। अच्छा चिराग भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ बिकॉज हमारी आगे की एक बात अधूरी रहेगी। तो मैं बोल रहा था एक्सपोर्ट में सफल होने के लिए 4 फंडामेंटल्स होते हैं। पहला हमने देखा था इट इज़ अबाउट द डेटा एंड मार्केट एनालिसिस, नीड। सेकेंड हमने देखा स्पेसिफिक गवर्नमेंट बेनिफिट्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट को सस्ता और क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, प्राइसिंग। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है बायर फाइंडिंग। बायर नहीं होगा तो धंधा कैसे करेंगे? वो मेन मेरा क्वेश्चन था। Absolutely. कोई भी आदमी को एक्सपोर्ट करना है तो उसका तो पहले पहला बोलता है, क्वेश्चन वही होता है, हाँ। बाहर को कैसे ढूंढे। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए पहली बात तो ये कि बायर की जो भीख मांग रहे हैं ना वो बंद कर दो। अच्छा, बायर भीख में नहीं मिलता। बाहर दो। हाँ, आप मेरे को बोलो अमित भाई मुझे बायर चाहिए, और मैं आपको बोलूँ ठीक है आप मेरे को 3,000 रुपये दो, मैं बायर देता हूँ। आप लॉजिकल सोचो, अगर 3,000 में मैं आपको बायर दूँ तो मैं खुद धंधा ना कर लूँ? मेरे को अगर पता हो कि मेरा ये बायर है तो मैं आपको क्यों दूँ? लॉजिकल है, आप सोचो तो सही। अगर मेरे पास बायर है तो इंडिया में प्रोडक्ट मिलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई भी प्रोडक्ट को लेके उनको दे सकता हूँ ना। तो ये मीथ है, ऐसा नहीं होता। बायर का डेटा ऑफिशियल सोर्स से आप कलेक्ट करो और फिर उनके साथ कनेक्ट करो, ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ कनेक्ट करें। बट लोकल मार्केट से 2-3 हज़ार रुपये में बायर की सीडी मिल रही है, ये मैं मानता हूँ कि गलत मार्केटिंग है, वो खाली डेटा है, कुछ काम का नहीं होता। बट ऑब्वियस ये स्पेसिफिकली आपकी फील्ड का होगा नहीं होगा आपको नहीं पता है। अच्छा, अब देखिए ये जो डेटा है मैं आपको दे भी दूँ, मान लीजिए सही भी है, आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी का भी है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप 2% से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न क्या है? कनेक्ट ही नहीं होगा बंदा। क्यों नहीं होगा? आप उसको जानते नहीं हो और सीधा आप उसको प्रोडक्ट का प्राइस दे रहे हो, ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा ना। और इसीलिए बायर फाइंडिंग के अंदर कुछ बातें बहुत समझनी ज़रूरी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए हम लोग हमेशा मानते हैं कि मुझे एक जेन्युइन बायर चाहिए, बट क्या आपने कभी सोचा कि एक बायर भी तो ये चाहता है ना कि एक उनको जेन्युइन सप्लायर चाहिए? सही है। आप अपने लेवल पे अपनी तैयारियां नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बायर जेन्युइन चाहिए कि जो आपको टाइम पे आपका माल ले, जो टाइम पे आपको पेमेंट करे, जो पर्टिकुलरली जग ना करे और सब आपकी कंडीशन पे काम करे। ऐसे थोड़ी होता है। अगर बंदा मान लो बायर है तो उसका भी कंसर्न है कि भाई सामने वाला बंदा रेगुलर सप्लाई करे, जो बोला है वो क्वालिटी दे, जो बोला है वो टाइम पे दे, और आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस करे। तो एक्सपोर्ट तो उसे बोलते हैं ना कि बायर को कनेक्ट करने के बाद उनको सस्टेनेबल बनाए रखे। तो मैं मानता हूँ आपकी ओर से पहली बात तो ये कि प्रोफेशनलिज्म, एडुकेशन एंड प्रॉपर मैनर में उनके साथ अप्रोच, ये तीनों चीज़ों का समन्वय होना चाहिए विथ कमिटमेंट्स। इंडियंस आर तो डील आगे बढ़ेगी। हाँ, तो ही डील आगे बढ़ेगी। इंडियंस आर वेरी पुअर इन कमिटमेंट्स, आई एम टेलिंग यू। मेरी लास्ट जापान की विजिट के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने पहले सुना था लेकिन ये ऑब्जर्व किया कि जब ट्रेन अपने स्टेशन पे पहुंचती है ना तो अनाउंसमेंट होता है चिराग भाई कि ट्रेन अपने टाइम पे है, अपनी घड़ी को सेट कर लीजिए। आपकी घड़ी डिले हो सकती है या आगे हो सकती है, ट्रेन डिले नहीं है। आप समझो जिस कंट्री में 1 मिनट का इतना महत्व हो, आप उनको ये बोलो सर 2 घंटे में आपको कोटेशन देता हूँ और आप 2 दिन के बाद दोगे, वो कैसे धंधा करेगा? फिर आप बोलते हो हेलो सर आप है क्या, अरे वो आंसर ही नहीं करेगा बॉस। ये कमिटेड है, उनको समझ में आएगा तू पहले केस में और पहले कोटेशन में अगर इतना डिले करेगा तो माल तो तू बोलेगा उसके 4 दिन बाद देगा, 30 दिन बाद देगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? एंड सो दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो मैं मानता हूँ बायर ये एक दरिया है,
दुनिया के अंदर बायर की कोई कमी नहीं है, पर जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनकी प्रोफाइल को समझ के आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर मैनर में उनसे रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो बायर आपसे जुड़ेगा नहीं। तो मानता हूँ, देखो बायर फाइंड करने के बहुत तरीके हैं। आप इवन फेसबुक को आराम से देखो ना, ये बायर का खजाना है। आप लिंक्डइन देखो, आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करो, दे विल गोइंग टू हेल्प यू। आप अल्टीमेटली अपने B2B प्लेटफॉर्म्स को देखो जो अलग अलग कंट्री के हिसाब से हैं। आप गूगल की अलग अलग टेक्टिक को यूज़ करो, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। इवन आप मान लो कि किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग बायर का डेटा जो है वो प्रॉपर मैनर में प्रॉपर सोर्स से आइडेंटिफाई करो, पर डेटा लेने के बाद पहले उसको स्टडी करो, कनेक्ट करो, बाद में उसको अप्रोच करो। ऐसे ही अप्रोच मत करो, वरना काम नहीं होने वाला। काम होगा भी तो 2-5% हो सकता है, उससे ज़्यादा करते हैं फिर अपने। एब्सोल्युटली। उसके बाद आप जो भी वहाँ के येलो पेजेस हैं आप उनको कनेक्ट करो, यू विल फाइंड आउट मैनी बायर्स। आप वहाँ के जो ट्रेड डायरेक्टरीज हैं उनको कनेक्ट करो। इवन आप IT से ट्रेड मैप देखो, इवन कोई भी कंट्री का ट्रेड डायरेक्टरी देखो और उसके साथ वहाँ के ट्रेड फेयर के एग्जीबिटर्स का लिस्ट देखो। अच्छा, यू विल फाइंड आउट मैनी वेज टू रीच आउट द बायर बॉस। बट आप युद्ध कब लड़ पाएंगे? जब आपकी तलवार जो है वो धारदार होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमको एक्सपोर्ट सब कुछ करना है, बट मेरी तलवार की जो धार है वो नहीं निकालनी है। तो भैया मेरा मानना पहला ऐसा है, पहले आप अपनी तलवार की धार निकालो। युद्ध में अगर आप बाद में जाएंगे ना तो आपकी जीत पक्की है, अदरवाइज आप यूं ही घूमते रहेंगे लेकिन आपका काम नहीं होने वाला। तो युद्ध में तलवार की धार निकालना मतलब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, रेडी होना है, सेकेंड आपका कमिटमेंट, थर्ड नंबर पे आपका प्रॉपर अप्रोच, एंड फोर्थ नंबर पे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। इंडियंस आर एडुकेटेड, बट जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो हम मानते हैं चलता है, जाने दो। पर सर आप ये समझो, आपकी ओर से एक्सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आपकी ओर से ये चलता है, पर बॉस उसके कंट्री में तो ये इंपोर्ट हो रहा है। अगर उसके कस्टम ने एक भी गलती निकाली, एक भी चिराग भाई, उसका माल नहीं छूटेगा। और अगर उसका माल फंसा ना, दूसरी बार आपसे धंधा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल सोच रहा है, तुम्हें सिंपल डॉक्यूमेंट का नहीं पता है बॉस, तुम क्या लॉन्ग टर्म धंधा करोगे। तो इट इज़ कॉल्ड द एजुकेशन अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बात की आपको स्पेसिफिकली बायर फाइंडिंग के अंदर क्या तैयारियाँ होनी चाहिए उसके बारे में। एंड फोर्थ नंबर पे आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड द लीगल टर्मिनोलॉजी की समझ। अब देखिए, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हज़ारों किलोमीटर दूर जब गुड्स जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर भी डिवाइड होती है। अब मान लो कि आपने यहाँ से माल भेजा, आपका कोई टर्म्स है लाइक CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब सामने वाला बंदा बोलता है सर मेरे को तो माल मिला ही नहीं। आपने तहकीकात किया, पता चला माल इन बिटवीन सीड में डूब गया दरिया में। अब सामने वाला बंदा बोल रहा है सर देखो माल मेरे को मिला नहीं, मैं आपको पैसा क्यों दूँ? और आपका यहाँ पे टेंशन चालू कि बात सही है, अब क्या करें इसका? तो देखिए, CIF टर्म ये बोलता है कि इंश्योरेंस ये जो इन बिटवीन सी का है वो आपने लेके दिया, बट बॉस क्लेम करने का काम एक्सपोर्टर का नहीं है, ये तो इंपोर्टर को क्लेम करना है। अच्छा, पर अगर मान लो मुझे नॉलेज ही ना हो तो मेरा पसीना छूटेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बोला माल नहीं मिला तो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मुझे लगा उसकी बात सही है। बट लीगल टर्म ये बोलता है कि माल तेरे को नहीं मिला, टर्म CIF है, क्लेम तेरे को ही करना है। क्लेम तेरे को करना है भाई, मेरे को क्या लेना देना। आई एम नॉट लायबल फॉर दैट। अगर मुझे इतना सिंपल समझ में आए तो मैं उसको बोल सकता हूँ सर प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट, क्लेम आपको करना है, क्लेम करके मेरे को पैसा दो भाई। माल मिला नहीं मिला मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं देना है। एब्सोल्युटली, आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी पर क्लेम तो करो। बट ये समझ नहीं होने की बदौलत क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। और इंडिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है मैं आपको बताऊं, उसमें सीखना क्या होता है, तो करते जाते वैसे आता जाता है। बट ये कोई मशीन थोड़ी है जो आपने लगा दिया, इधर से साड़ी डाला, सामने से एम्ब्रॉयडरी निकला। बॉस ये प्रोसेस है, अगर लीगल टर्म से नहीं समझोगे तो आपको कोई भी फंसा सकता है, बात ये है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले, इट इज कॉल्ड द पेमेंट टर्म। अब देखिए जनरली क्या होता है, मैंने जितने भी लॉसेस पेमेंट के देखे हैं ना, उसमें 85% केस में आई हैव सीन दैट कि पार्टी ने प्रॉपर पेमेंट टर्म को यूज ही नहीं किया है। अच्छा। इट इज नेकेड उधारी, या तो फिर मान लो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई गलती है, या तो फिर सामने वाला बंदा
डेलिबरेटली कंसाइनमेंट को डिले करवा रहा है और क्लियरेंस ही नहीं करवा रहा है, और हमें पता ही नहीं है क्या करना है, एंड इसीलिए हम फंसते हैं यहाँ पे। मैं इसका एक बहुत ही मस्त एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, थोड़ी दिन पहले मेरे पे एक फ़ोन आया था, मोरबी की एक पार्टी थी, उन्होंने टाइल्स एक्सपोर्ट किया था केन्या, मोम्बासा पोर्ट पे। तो रात को 9:30 बजे कॉल आया, बोला अमित भाई आपका नंबर मुझे एक कॉमन फ्रेंड से मिला, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है केन्या में, अभी माल जो है वो इन बिटवीन सी है, और मेरा पार्टी मुझे बता रहा है कि सर आपको मुझे SGS का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप मुझे SGS सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो बट ऑब्वियस ये मेरा कंट्री ये माल जो है वो क्लियर नहीं करेगा। अच्छा। अब मेरा माल तो निकल चुका है, अब मैं कैसे निकालूँ SGS, क्योंकि SGS तो मेरे कंट्री में जब माल होता है तब निकालना होता है। तो मैंने उनको सिंपल एक सवाल पूछा, क्या आपके पास परचेज ऑर्डर का कॉपी है, तो मुझे प्लीज़ फॉरवर्ड करिए ना। और पार्टी बोलता है परचेज ऑर्डर, मैंने तो नहीं लिया परचेज ऑर्डर। आप सिंपल सोचो, जहां पे परचेज ऑर्डर एक वो डॉक्यूमेंट है जिनके थ्रू ये डील कंफर्म होता है, स्टार्टिंग ही वहां से होता है। एब्सोल्युटली, एंड वो डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं है। तो परचेज ऑर्डर में अगर लिखा होगा कि SGS सर्टिफिकेट चाहिए तो ही मैं लायबल हूँ देने के लिए, अगर उसमें नहीं लिखा है तो मैं लायबल नहीं हूँ। पर बंदे के पास तो परचेज ऑर्डर ही नहीं है सर, तो गलती किसकी? अब ये तो मेरी गलती हुई। तो पार्टी पूछती है कि क्या कर सकते हैं, तो फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि SGS दुनिया के हर एक कंट्री में अवेलेबल है। तो मैंने बोला आप चिंता ना करें, प्रोडक्ट को उसके कंट्री में पहुंच जाने दीजिए, फिर वहाँ पे आप यहाँ का जो SGS को कनेक्ट करके उनको बोले केन्या में मुझे उसका क्लियरेंस SGS के थ्रू करवाना है, तो वहाँ पे जो SGS का ऑफिस होगा वो क्लियरेंस करके दे देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने वहाँ पे SGS का सर्टिफिकेट निकाल के उनको प्रोवाइड किया, एंड टोटल जो केस है वो क्लियर हो। बट मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं समझेंगे तो आप एक सफल एक्सपोर्टर नहीं बन सकते ना, फंस जाएंगे। तो मैं उसी बात पे बात कर रहा था कि पेमेंट टर्म्स जो होती हैं उसमें वर्ल्ड वाइड सेफेस्ट पेमेंट टर्म बहुत सारी है। अगर आप उधारी में नहीं देना चाहते हो नेकेड, तो 5 पेमेंट टर्म्स ऐसी है जिनके थ्रू आप सफल बिजनेस कर सकते हो। 100% एडवांस, कुछ पैसा आप पहले ले लो, बाकी का बिल ऑफ रीडिंग के सामने। अगर आपको उधारी देना भी हो तो DA में काम करो, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अच्छा। इसमें क्या होता है, सामने वाले का बैंक ये उनकी जिम्मेदारी लेता है, अगर सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। अच्छा। सिक्योर है ना, गारंटी लेता है, तो हमें उसमें काम करना चाहिए। उसके अलावा LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, सबसे सेफेस्ट पेमेंट टर्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छे से चल रहा है, इट इज ऑफ एस्क्रो। क्या होता है, थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर होता है बीच में। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज वन कंपनी कॉल्ड ताजा पे, सिंगापुर बेस्ड कंपनी बट इंडियंस ऑनर है। ये एक थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वी कैन से ऑथेंटिकेट होते हैं। आपका इंपोर्टर मान लो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो पेमेंट करता है एस्क्रो को। एस्क्रो आपको इन्फॉर्म करता है कि सर आपका पेमेंट आ चुका है। अब आप करते हैं यहाँ से माल रवाना, सामने वाले को माल मिल जाता है या तो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और आपको आपका पेमेंट यहाँ से रिसीव हो जाता है। तब तक वो बीच वाला रखता है। एब्सोल्युटली, सो उसमें सेफ है दोनों। अगर आपने माल नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो सिंपल सी बात है कि वो आपको पैसा नहीं देगा। सो दैट्स व्हाट द एस्क्रो। एंड ऐसे 5 पेमेंट टर्म्स मैंने बताए, ये सब सेफ है। वर्ल्ड वाइड वही पेमेंट कंडीशन चलती है सर। ये ICC के रूल्स है, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता, ना आप ना मैं। एंड सो दुनिया में हर एक को इसको फॉलो करना होता है। तो ये हमारे वाले कभी गलती कर देते, क्रेडिट में माल देते, वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का हम छोड़ देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी का, कि जो बाहर के कंट्री में भी गुड्स को 100% यूजान्स देते हैं नेकेड उधारी में। क्यों देना चाहिए? और बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसा कोई टर्म्स है ही नहीं सर। लॉजिकल ना, बिजनेस तो इसी को बोलते हैं कि आप मेरे को माल दो, मैं आपको पेमेंट दूँ। माल बराबर नहीं है तो आप मेरे को माल वापस करो, मैं आपको पेमेंट वापस करता हूँ। ऐसे नहीं होता ना कि माल दो 3 महीने की उधारी पे, और वो भी आप सोचो ऑनियन। अरे भाई साहब, उसको तो वापस भी नहीं लेके आ सकते, तो ये तो लोचा हो जाएगा ना। फिर आप ऑनियन वापस लेके आ नहीं सकते, उसको कहाँ पे ढूंढेंगे? वो थोड़ी मासी का लड़का है। एंड चिराग भाई, बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, बात यहाँ से भी आगे चालू है। आप देखिए, मान लो आपका पेमेंट फंसा कोई भी रीजन से, अब आप कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं करवा। लॉजिकली ये है कि हमको ये भी नहीं पता होता है कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या है।
हम लोकल पुलिस स्टेशन में तो जा नहीं सकते, वो बोलेगा अगर इधर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम किधर बाहर का लेके आए। सही है। तो लॉजिकली क्या है, इसका आर्बिट्रेशन प्रोसेस है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की अलग अलग कोर्ट होती है, इंडिया में ये दिल्ली में है, आप वहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद द DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी आपको सॉल्यूशन देता है, या तो फिर पेमेंट रिकवरी एजेंसीज जैसे कि माँ इंटरनेशनल। अच्छा, पर ये पता तो होना चाहिए ना, अगर नॉलेज हो तो ये कर पाएंगे। एंड इसलिए मैं मानता हूँ एक्सपोर्ट अगर आपको सफलतापूर्वक चालू करना हो तो 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जो हमने बात की। पहला एनालिसिस, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट के बेनिफिट के थ्रू आपका प्राइसिंग, इनको आप कंपेयर करो और एक प्रोमिनेंट लेवल पे, ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आओ। थर्ड नंबर पे आता है इट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन की लीगालिटीज़, जो कि अल्टीमेटली आपको पहले से तैयार करनी ज़रूरी है और एडुकेट होना ज़रूरी है। एंड चौथा बायर फाइंडिंग, जिनकी टेक्टिक को समझो और आगे काम करो, तो आप एक सफल एक्सपोर्टर बन सकते हो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट है उसमें अपने 2 फैकल्टी गिन सकते हैं, एक तो हो गया प्रोडक्ट और एक हो गया सर्विस। तो सर्विस में भी आज इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही सर्विस एक्सपोर्ट? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको डेटा के थ्रू बताता हूँ। देखिए 2022-23 में इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था, आई कैन से प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज मतलब प्रोडक्ट बराबर, जो दिखता है आप टच कर सकते हो, बराबर, वो एक्सपोर्ट था, द वैल्यू आई एम टॉकिंग 37 लाख करोड़। ओके, 37 लाख, एब्सोल्युटली। और उसके सामने हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट था वो था अराउंड 21 लाख करोड़। ओहो, तो आप ये समझो जितना अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में है, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज आपके सर्विस में है। और मैं जब बात करता हूँ इंडिया के अंदर सर्विस की, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, तो हाईली एक्सपोर्टेड सर्विस में जाता है हमारा वेबसाइट, जो कि हम बनाते हैं, IT खासतौर पे सॉफ्टवेयर वगैरह। सेकेंड नंबर में हॉस्पिटैलिटी, अच्छा, लाइक बाहर के कंट्री से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मेडिकल टूरिज्म आपने सुना होगा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आते करवाने के लिए आते हैं, उसको फिर घुमाते हैं और ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से तो वो पेमेंट करते हैं डॉलर में, तो उसको सर्विस बोलते हैं। तो ट्रैवल एजेंट करते हैं, ट्रैवल, यस एब्सोल्युटली। थर्ड नंबर पे आता है हमारा टूरिज्म। ओके, तो बट ऑब्वियस टूरिज्म में भी बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे डॉलर कन्वर्जन करते हैं, तो देयर आर सेवरल कंपनीज जो टूरिज्म एक्सपोर्ट के अंदर सर्विस देती है। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है आपका अकाउंटिंग सर्विसेज। अच्छा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। एब्सोल्युटली, कई कंट्रीज में ऐसा है कि इंडियन अकाउंटिंग यहाँ से बैठे बैठे वहाँ का अकाउंटिंग संभालते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है उनको, वहाँ पे करेंगे तो सर्विस महंगा है। एब्सोल्युटली। फिर उसके अलावा इसके अंदर आप गिन सकते हैं आर्किटेक्चरल सर्विसेज, ये भी बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि बाहर के कंट्री में भी आपको 3D बनाना हो, आर्किटेक्चरिंग प्लान बनाना हो, बहुत महंगा है। इंडिया में ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, राइट। तो ये सर्विसेज आप कर सकते हो। इसके अलावा हम काउंट कर सकते हैं इट इज़ द होटेलियर सर्विस, जिसमें बाहर के कंट्री में आपकी होटल चेन्स है और आप वहाँ से पैसा जो है वो कलेक्ट करके इंडिया में लेके आ सकते हैं। कम है बट चल रहा है अभी धीरे धीरे, और भी हम कई ऐसी कंपनीज है इंडिया में जो बाहर के कंट्रीज़ में अपने होटल का चेन चला रही है। सो बट ऑब्वियस इन दैट केस ये सारी अलग अलग सर्विसेज हैं जिनको हम राइट नाउ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट इसके अंदर लिस्ट बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी ऐसी भी सर्विसेज है जिनको अभी तक हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट मेन सर्विस इज IT। मतलब जो ये सेगमेंट जैसे आपने बताया, वो सेगमेंट से अगर है तो उसको क्या है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है और ढूंढना है कि उनकी सर्विस, उनकी टैलेंट की कहाँ डिमांड है। एब्सोल्युटली, तो उसको क्या है, यहाँ से ज़्यादा पे भी मिलेगा, अच्छी काम भी मिलेगी और डेफिनेटली। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की और वेबसाइट की, वेबसाइट में तो इंडिया पायोनियर है, बिकॉज हम सस्ता बनाते हैं और अच्छा भी बनाते हैं। पर अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हमारे लिए अपकमिंग जो बड़े मार्केट्स है ना, वो आप देखिए सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, एशियन कंट्रीज खास तौर पे, जिसमें आप फार ईस्ट कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे सर्विसेज बहुत चलती है। और ये सारे कंट्रीज हमारा फ्यूचर है, बिकॉज ये कंट्रीज धीरे धीरे जैसे 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 डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग टू द सर्विस बहुत चाहिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे अफ्रीका के अंदर धीरे धीरे इंटरनेट का व्याप बढ़ रहा है। इंटरनेट का व्याप बढ़ेगा तो वहाँ पे जो भी लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए। राइट। अगर आप इन सॉफ्टवेयर को बना के उनको बेचते हैं तो देखिए आफ्टर सेल्स जो सर्विस होता है ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है
और बिकॉज ऑफ दैट यू आर कंटिन्यूसली गेनिंग अ फॉरेन करेंसीज एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड बिजनेस. तो हम उसके ऊपर फोकस करके आने वाले टाइम में सर्विस में बहुत कुछ कर सकते हैं. बराबर. तो सर्विस में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, टू गुड अपॉर्चुनिटीज. अभी फ़िलहाल इंडिया से मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ के साथ हमारा एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट चल रहा है, उसमें अपने किसको गिन सकते हैं मतलब? ये जो सवाल है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आंसर करना चाहूँगा. पहले हम डेटा के थ्रू समझते हैं. आज जो मैंने डेटा बताया आपको 2022-23 के एक्सपोर्ट का, जिनमें हमारा 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था और 56 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट था उस साल में. 56 का इंपोर्ट और 56 लाख करोड़ का इंपोर्ट और 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट. अपने कितने नंबर पे है इंडिया? इंडिया 18 नंबर पे है सर. ओहो. हाँ, 18वें नंबर पे एक्सपोर्ट में. ओके. तो मैं यही बता रहा था. आप देखिए, अगर आप डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करें ना, तो एक बहुत समझने जैसी बात यहाँ से निकलती है. हम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कितने में नंबर पे? 18 नंबर पे. काफी. आप ऊपर के 17 कंट्री देखो. हाँ. जो कि दुनिया में हाईएस्ट एक्सपोर्ट करते हैं. ये 17 कंट्री का अगर आप टोटल एक्सपोर्ट फिगर देखो ना, तो चिराग भाई ये होता है 750 लाख करोड़. और इंडिया का एक्सपोर्ट टोटल 37 लाख करोड़. आप थोड़ा फिगर को बराबर समझो. 750 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट 18 कंट्री मिलके कर रहे हैं, और इसमें इंडिया का शेयर बहुत कम है. सीधा मतलब ये निकलता है कि जो 750 लाख करोड़ का ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसका 10% इंडिया खाली ले ले वो मार्केट है, तो 75 लाख करोड़ होता है. आप अगर पूरे वर्ल्ड का काउंट करो तो ये अराउंड 1500 लाख करोड़ के आजू बाजू है. तो हमारा शेयर भी अगर काउंट करें ना एक्सपोर्ट में, तो पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में इट इज़ मात्र 2.4%. इट इज़ नथिंग वी कैन से. वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. दूसरी बात, ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे आप शेयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने लास्ट ईयर के हिसाब से तकरीबन 190 कंट्री के साथ धंधा किया है. मतलब जिसको हमने कुछ भेजा हो. अगर हम बाइलेटरल देखें तो 210 कंट्री के साथ हमने बिजनेस किया कि हमने कुछ लिया भी हो. पर समझने जैसी बात चिराग भाई ये है कि ये 190 कंट्री को जो हमने एक्सपोर्ट किया है, उसमें से हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 90% एक्सपोर्ट ये टॉप 30 to 35 कंट्रीज में ही है. बाकी का 10% बाकी के 160 कंट्री में. आप जस्ट सोचो कि इन कंट्रीज को तो हमने टैप भी नहीं किया है, और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खड़ा है. एक और थोड़ा डिटेल में देखिए, लोग जब भी एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो रील्स वील्स सब जगह पे आपको ऑनियन, गार्लिक और ये सब प्रोडक्ट दिखता है. कॉमन मतलब यूट्यूब के ऊपर देखो, या आप अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, तो हम ऑनियन करवाते हैं दुबई के अंदर, हम ये करवाते हैं श्रीलंका के अंदर. आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में खेलते हैं. एब्सोल्युटली. और 2-3 कंट्री है, ज़्यादा कंट्री भी नहीं है. आप देखिएगा, हालांकि मार्केट अलग है. मार्केट बहुत अलग है. अब मैं आपको इसका डिटेल बता रहा हूँ. देखिए, और मैं रियल टाइम डेटा बता रहा हूँ. ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने घर से बनाया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डेटा है. लास्ट ईयर के मुताबिक चिराग भाई टोटल 11,589 प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ. 11 शार्पली. प्रोडक्ट इट इज प्रोडक्ट. HSN परफेक्ट आपने पकड़ा. HSN और HSN मीन्स एग्जैक्ट प्रोडक्ट. ओके. अब ये 11,589 प्रोडक्ट का आप डेटा डाउनलोड करो. ये बहुत इजी है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक में जाओ, डाउनलोड करो, उसको रीअरेंज करो. 2 तरीके से. मतलब रीअरेंज मतलब 2 तरीके से. एक हाईएस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ओके, एंड दूसरी बार हाईएस्ट ग्रोथ प्रोडक्ट. अब आप दोनों का एनालिसिस समझो. हाईएस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट का मतलब जिनका हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से हुआ. ओके. लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक जेम्स एंड ज्वेलरी वाज द हाईएस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट. अच्छा, समझ गया. बराबर. पेट्रोलियम को हम बात करते हैं क्योंकि पेट्रोलियम इज अ डिफरेंट, वो अलग है. तो जेम्स एंड ज्वेलरी इज एट द टॉप. अब मान लो कि मुझे ये पता चला कि जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आई कैन चूज दैट प्रोडक्ट कैटेगरी एज एन एक्सपोर्टर. जिसका सिलेक्शन हो सकता है ना, बिकॉज जिसका ऑलरेडी इतना एक्सपोर्ट हो रहा है उनको चूज कर सकते हैं. अब आप टॉप 500 प्रोडक्ट ऐसी पकड़ो जिनका हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो आप इसमें से आराम से चूज कर पाएंगे कौन सी प्रोडक्ट पे डील करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का फोर्टे इसलिए हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है.
तो यू कैन ईजिली पिकअप द प्रोडक्ट्स. यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सेवरल जेनर्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में है. आप कोई एक प्रोडक्ट को पकड़ो और आराम से आप धंधा बढ़ा सकते हो. और वो प्रोडक्ट हमारे पास इजीली अवेलेबल भी है. एब्सोल्युटली. अब इसलिए वो हाई वैल्यू पे हाँ एक्सपोर्ट हो रहा है. अब इसके अंडर में जो मतलब प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पे गेम चेंजिंग. अब देखो 500 प्रोडक्ट के बाद की प्रोडक्ट्स का आप डेटा चेक करो एंड आपकी आंखें चार हो जाएगी. देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर का हमारा एक्सपोर्ट मान लो खाली 5 करोड़ का था और लास्ट ईयर इसका एक्सपोर्ट रोज हुआ 200 करोड़ पे. मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में इंडिया पहले कुछ नहीं कर रहा था बट अभी अभी इसका मार्केट खतरनाक डेवलप हो रहा है और इंडिया का प्रेफरेंस बढ़ रहा है. तो ऐसे केस में आप इन कैटेगरीज की कोई भी प्रोडक्ट जो कि मिडल पार्ट में पसंद करो एंड यू विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल मार्केट टू बी टैप. मतलब कोई ना कोई रीजन से दूसरी कंट्री से अगर इंपोर्ट हो रहा था वो बंद किया है किसी ने और इंडिया से प्रेफरेंस उसका नजर इंडिया पे आया है. और इसमें चाइना का ही ज्यादातर प्रोडक्ट बंद हुआ है और वो इंडिया के पास आया. अब तो वो आइडेंटिफाई वहां से कर सकते हैं डेटा बहुत अच्छे से. और वो अगर प्रोडक्ट अपने पास है तो उसके लिए मार्केट अच्छा ही है. सुपर मार्केट है. मतलब सीधा रेडी टू वी कैन से 100 मार्केट है. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपकी बात के साथ कनेक्ट हुई तो मैं आपको ऐड करके देता हूँ. देखिए बेसिकली क्या है कि चाइना ने पूरी दुनिया के हर एक कोने में प्रोडक्ट बेचा है. वो वर्ल्ड में पूरा तो सबसे अच्छी बात क्या है पता है इसकी, कोई भी प्रोडक्ट को लेके मैं कोई भी मार्केट में जाऊँ ना तो मुझे मार्केट को ये नहीं बोलना पड़ता कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है बॉस. मेरे को खाली इतना ही बोलना है भाई साहब मेड इन इंडिया और मेरा काम खत्म. क्यों? क्योंकि उसको तो चाइनीज प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट चाहिए बट कोई देने वाला है नहीं. तो मैं उसको बोल रहा हूँ मेड इन इंडिया एंड मेरा काम आसानी से हो जाएगा. तो मैं ये बात कर रहा था कि ये आपने देखा टॉप वैल्यूड प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट हुआ है. अब ये एनालिसिस को आप ग्रोथ के हिसाब से चेक करो. इसमें क्या है, डेटा ग्रोथ के हिसाब से भी उसमें प्रॉपर मैनर में दिया है. नाउ यू जस्ट अरेंज द ग्रोथ हाईएस्ट टू लोवेस्ट. एंड भाई साहब ये वाला गेम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब क्या होगा, जितनी प्रोडक्ट के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ है आप देखेंगे ना तो डेटा के अंदर 25 लाख % का भी ग्रोथ है. यहाँ से चालू होता है और फिर धीरे 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 वो नीचे जाएगा. आप समझो 100% भी मतलब क्या होता है, डबल हुआ 100%. आई एम टॉकिंग 25 लाख %. तो वो कहाँ से सीधा कहाँ गया. अब आप मेरी बात समझो, ऐसे प्रोडक्ट्स का जब आप डेटा निकालेंगे ना यू विल फाइंड आउट मेस्मराइजिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज ओवर देयर जिनके अंदर 1000%, 2000%, 5000, 10,000% ग्रोथ मिला हमको पिछले सालों में. मैं तो बोलता हूँ इतना बड़ा छोड़ो भाई साहब, 100% ग्रोथ भी देखो. किसी प्रोडक्ट का कुछ साल पहले 100 करोड़ का एक्सपोर्ट था, लास्ट ईयर 200 करोड़ का हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट अचानक से रोज हो रहा है. और इन सारी प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे ना तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज इतनी होती है कि ये अनटेप पोटेंशियल मार्केट में आप इजीली इसको ऐड कर सकते हो या तो मतलब डाल सकते हो. और 100% बढ़ा और भी बढ़ सकता था, लेकिन हो सकता है कि सप्लाई हाँ इतना नहीं दे पाए. तो हो सकता है कि कल उठ के 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ की है 100%. और यहाँ पे जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया ना चिराग भाई, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपने देखा. अभी आप आईटीसी ट्रेड में ओपन करो और देखो, मान लो कि मैं शर्ट का एक्सपोर्टर हूँ. मैंने देखा कि शर्ट का 500 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ. बट आईटीसी ट्रेड में आप देखो ना तो वर्ल्ड वाइड डिमांड कितना है, 25,000 करोड़ का. आप सोचो पूरे वर्ल्ड के डिमांड के सामने हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना बड़ा मार्केट हमारे लिए वेट कर रहा है. तो दैट्स व्हाट द डेटा एनालिसिस कि जो पर्टिकुलर मैनर में अगर किया जाए तो इन दैट वे यू कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट वेरी इफेक्टिवली. इतनी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी है कि उसको हम पसंद करके अल्टीमेटली आने वाले टाइम में आराम से करोड़पति बन सकते हैं. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बोलने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है. मैं कोई स्कीम नहीं दिखा रहा हूँ, लग रहा है आपको. ये रियलिटी दिखा रहा हूँ. देखा हुआ है एब्सोल्युटली, मैं रियलिटी दिख रहा हूँ. बिकॉज देखिए ये रियलिटी एवे ही नहीं आई है. मैं 2011 से बिजनेस में हूँ और मैंने चैलेंजेस भी देखे हैं और उनके अंदर बहुत सारा स्मूथनेस भी देखा है. पिछले 10 सालों में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्मूथनेस किया गया है वो बहुत अव्वल लेवल पे है. आप ये प्रोसेस के बारे में देखिए, अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके देखें, अगर आप गुड्स की मूवमेंट को लेके देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके देखें, तो इन ऑल द वे आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत इम्प्रूव किया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आज इंडिया इतना रोज किया है. हाँ अच्छा, उसके साथ साथ
एक और भी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, विदाउट प्रॉपर वी कैन से टेक्नोलॉजीज एंड प्रॉपर मैनर में अगर आपको सुविधाएं ना मिले तो आप एक्सपोर्ट के अंदर आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इंफॉर्मेशन को फ्लोट किया गया है और इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर मैनर में लाया गया है, इनसे पर्टिकुलर मैनर में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसका मार्केट ढूंढना आसान हुआ, इजी हो गया। बराबर है। मुझे याद है कि 2011 में जब मैंने चालू किया था ना चिराग भाई, था ही नहीं मार्केट में, देयर इज नॉट अ सिंगल वेबसाइट जो कि हमको ये बताए कि ऐसा लर्निंग भी हो सकता है। सही है। तो हमने तो कहीं पे भी तीर छोड़ा और कहीं पे भी लगा के चालू किया। आपने 12 तो डन। एब्सोल्युटली, ये परफेक्ट आपने पकड़ा कि लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन मिले, गलत जगह पे अपना पैसा मत फंसाए। सही है। एंड जो ये रील्स वगैरह सब आती है ना, उनके अंदर क्या होता है, रियलिटी चेक्स जो है वो डिफरेंट है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप 5 लाख रुपए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम आपके लिए पहला कंटेनर एक्सपोर्ट करके देंगे। तो मुझे लगता है तो आप इन्वेस्टर हुए ना चिराग भाई, आप एक्सपोर्टर कैसे हुए? यू हैव टू बी एन एक्सपोर्टर। नो, अगर एक्सपोर्टर बनना हो तो सर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, सीखना तो पड़ेगा। और सीख के आगे बढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी इतना सारा है, खुद से सब कुछ डेवलप करके दुनिया के कोई भी कोने में सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल मार्केट आप करोड़पति बन सकते हैं। और इसमें कोई मतलब जैसे रॉकेट साइंस भी नहीं है, एब्सोल्युटली नो, जो आपको समझना है। दैट्स द परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट वर्ड यू हैव सेड। रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, पर अगर आप समझे नहीं ना तो फंस कर सकते हैं। आपको प्रोसेस समझना है और सीखना है और उसको फॉलो करना है। कई बार फॉलो नहीं करते, उस हिसाब से हम फेल में फंस जाते हैं। परफेक्ट। एक्सपोर्ट में भी सर एक वर्ड आता है कि CH, तो वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत है नहीं है, उसका क्या रोल होता है और कैसे रखना है, कैसे अच्छा CH फाइंड करना है? यस, बट डेफिनेटली देखिए, CH का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम हाउस एजेंट इज मैंडेटरी राइट नाउ। ओके, क्योंकि CH एक ऐसा मतलब कंपनी है, या तो आप बोल सकते हो ऐसा एंटिटी जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो क्लियरेंस का काम होता है वो करता है आपके बिहाफ। क्लियरेंस जो अपना कंटेनर वगैरह का कस्टम में खास। ओके, कस्टम वाला। तो देखो, कस्टम के अंदर बार बार तो हम खुद जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। एक बंदा तो कोई होना चाहिए। मेरा मुंबई कभी कस्टम में आ रहा है माल, कभी मान लो कि मुंद्रा आ रहा है, मैं या तो यहाँ से भेज रहा हूँ मुंद्रा से या मुंबई से, तो ऑब्वियसली हर बार मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। तो मैंने CH को रखा, मैंने बोला भाई आप मेरी बिहाफ में ये सब काम करो। तो CH आपने पूछा उसके हिसाब से रखना मैंडेटरी है। आज की डेट में देखिए, गवर्नमेंट आज की डेट में प्रोसेस कर रहा है कि आने वाले टाइम में कोई भी बंदा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर खुद से कस्टम क्लियरेंस कर पाए पूरा। आज की डेट में भी हाँ, आज की सिस्टम भी है ऑलरेडी, बट इतना प्रोफाउंड नहीं है। बिकॉज क्या है कि अभी भी उसके अंदर थोड़े लूपहोल्स हैं। तो आज की डेट में CH को रखना जरूरी है। अच्छा, आपने एक सवाल और भी पूछा, जेन्युइन CH कैसे मिलते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, CH बनना ये इटसेल्फ एक प्रोसेस है। अच्छा, तो एक बार आप CH बन गए तो बट ऑब्वियस यू हैव टू बी जेन्युइन, देयर इज नो केस। बिकॉज बस CH एक एंटिटी है ना, जैसे एक CA होता है वैसे CH है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट CH का लाइसेंस किसी को एवे एरे गेरे नथु गेरो को नहीं देता, उसके लिए उनका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, उसका एग्जाम आता है। तो आप कोई भी CH को कनेक्ट करेंगे तो वो आप समझ के चलिए कि बंदा जेन्युइन है। बट whenever you connect them, no, आपको एक बार लाइसेंस पूछना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं। क्योंकि क्या है, लाइसेंस पूछे बिना काम करेंगे तो कई बार फ्रेट फॉरवर्ड अपने आपको CH बोल देता है, क्योंकि इंडिया में तो ये चलता है। तो आपको पूछना चाहिए लाइसेंस के बारे में, तो जेन्युइनिटी पता चल जाए। सेकंड, CH मिलता कहाँ से? देखिए, CH ढूंढने के आसान तरीकों में से सबसे पहला, कोई भी CH अगर काम करता है ना तो उसको पोर्ट के ऊपर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अच्छा, अब मान लो कि अगर मैं CH हूँ, मुझे मुंद्रा पोर्ट से कोई कंसाइनमेंट क्लियर करवाना हो तो मेरा मुंद्रा पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन CH का होना चाहिए। अगर नहीं होगा, मैं कस्टम ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन मेरे पास, तो मैं मुंद्रा से क्लियरेंस नहीं करवा सकता। अब ये समझिए। तो मुंद्रा की प्रॉपर वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके चेक करो, वहाँ पे सारे CH का लिस्ट होता है। इट इज़ वेरी इजी। आप प्रॉपर कीवर्ड यूज करो ना गूगल पे, CH लिस्ट फॉर मुंद्रा पोर्ट एंड यू विल फाइंड आउट द ऑफिशियल वेबसाइट। सेकेंड नंबर पे गूगल पे ये ढूंढो कि भाई CH फॉर नावा शिवा पोर्ट, तो उनके जो एसोसिएशन होते हैं ना वो भी आपको गूगल पे मिलते हैं। बराबर। दीज आर ऑल्सो ऑथेंटिकेट। एंड तीसरी बात, रेफरेंस से पूछो
मुझे पूछो, जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं उसको पूछो, क्योंकि जो कर रहे हैं उनके पास तो CHA का रेफरेंस होगा। तो अगर आपको मान लो कोई ज़रूरत है और आपने मुझे कॉल किया कि अमित भाई कोलकाता पोर्ट से मेरे को एक्सपोर्ट करना है और मुझे एक ऐसा CHA चाहिए जो कि मुझे यहाँ से बाई रोड जो है ट्रांसपोर्ट करके दे, तो मैं आपको नंबर दूंगा, बिकॉज इन माई कनेक्शन देर आर सेवरल पीपल जो ऑलरेडी ये काम करते हैं। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसी से लेके आपको दे सकता हूँ, बिकॉज पीपल आर कनेक्टिंग विद मी एंड बट ऑब्वियस ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी ये धंधा भी करते हैं, काम करवाते हैं, तो हमें पता है कि ऑथेंटिकेट कौन है नहीं है। तो यू कैन आस्क मी। सो CHA इज नॉट अ बिग डील, आप आराम से उसको ढूंढ सकते हैं और ऑथेंटिकेट भी चेक कर सकते हैं। रखना जरूरी, कस्टम का वो क्लियरेंस करना है, रखना जरूरी है, अदरवाइज बट ऑब्वियस चांसेस है कि आपका कंसाइनमेंट डिले हो, और ये हमको नहीं पोसाता। आपने एक बात बोली कि पोर्ट्स, तो ये पोर्ट्स अपने जो होते हैं उसमें कोई पोर्ट अच्छा बुरा या तो फिर कुछ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐसा कुछ होता है पोर्ट? सबसे पहले हम पोर्ट के ऊपर थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में 4 तरीके से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मतलब हाँ जाता है और आता है 4 मीन्स से। इट इज बाय सी, बाय रोड, बाय रेल एंड बाय एयर। अगर मैं बात करूं बाय सी तो उसको हम बोलते हैं सी पोर्ट। अगर बाय एयर तो इट इज एयरपोर्ट, ओके, कार्गो। बाय रोड तो इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक कस्टम्स, एंड बाय रेल तो इसे हम बोलते हैं रेलवे कनेक्शंस बिटवीन 2 कंट्रीज। अब देखिए, ये चारों मीन्स में आप कोई भी मीन्स को यूज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो, और ये सब पोर्ट है। ऐसा नहीं कि खाली सी पोर्ट इज पोर्ट, ये सब पोर्ट है। तो बट ऑब्वियस इन दैट केस इंडिया में जितनी भी पोर्ट है उन सबका अलग अलग पर्पस है और इसके अलग अलग कनेक्टिविटी है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आप मुंद्रा पोर्ट ले लो, इट इज इन गुजरात, कच्छ। अब ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, तो वेस्टर्न पार्ट से वो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनको कनेक्ट करता है। अफ्रीका ले लो, यूरोप ले लो, गल्फ ले लो, ये यहाँ से कनेक्ट होता है। उसके सामने जो कंट्रीज, हाँ बिल्कुल, जो उसके सामने आते हैं। अब उसके सामने ईस्टर्न पार्ट ले लो तो वहां पे आता है कोलकाता। ना कोलकाता के अंदर लैंड कस्टम है बांग्लादेश के साथ हमारा, जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए जमीन से, बाय रोड जा सकते हैं। हाँ, तो बाय रोड जा सकता है। एंड कोलकाता के अंदर इटसेल्फ एक पोर्ट भी है, क्योंकि कोलकाता को दरिया भी लागू होता है। तो वहां से हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। इट इज फार ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब वियतनाम ले लो, मलेशिया ले लो, सिंगापुर ले लो, चाइना ले लो, जापान, वहां से जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो आप देखो, इंडिया ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में है कि हमारे पास मतलब पोजीशनिंग ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत बढ़िया है। आप नीचे ऐसे देखेंगे तो पूरा ऐसा हमारा नीचे का पार्ट है, और दोनों तरफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। चाइना का ऐसा पोजीशनिंग नहीं है। अच्छा, चाइना को अगर अफ्रीका भेजना हो तो बहुत लंबा घूमना पड़ता है, हमें अफ्रीका भेजना हो तो बहुत ईजी है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया इज द फ्यूचर इन मैनी वे। और उसमें भी गवर्नमेंट ने अलग अलग जो पोर्ट का डेवलपमेंट पिछले सालों में किया है, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। एक तो 24/7 काम चालू है पोर्ट का, तो बट ऑब्वियस आपका कोई भी गुड्स पाइल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका रोल ओवर होता जाएगा। ऑब्वियसली गुड्स आया निकला, गुड्स आया निकला, आया मतलब इनसाइड आया तो बट ऑब्वियस क्लियर हुआ, एंड फटाफट प्रोसेस ये क्लियर हो रहा है। अच्छा, आपने ये भी पूछा कि कोई अच्छा या बुरा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सारे पोर्ट का अपना एक काम होता है और वो अपने एरियाज को सर्व करता है। तो ऑल आर द गुड पोर्ट्स, देयर इज नो क्वेश्चन। और अमित जी, जैसे कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको मतलब जो लाइसेंसेस होते हैं वो क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी चालू करना चाहता है तो 5-6 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला उसको चाहिए होगा बट ऑब्वियस अकाउंट। इट इज़ द फॉरेक्स अकाउंट इन बैंक, और ये फॉरेक्स अकाउंट चाहिए बिकॉज तभी आप उसके बेनिफिट ले पाएंगे। सेकेंड नंबर पे आपको चाहिए पैन नंबर, अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप वगैरह कुछ है तो। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए इट इज़ IE कोड, इट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। विदाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये 500 रुपये में निकलता है और बहुत 10 मिनट का काम है ऑनलाइन। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए होगा GST नंबर, बिकॉज देखिए एक्सपोर्ट में वैसे GST नहीं लगता नहीं है, इंपोर्ट में भरना पड़ेगा, बट एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट लोकल से खरीदते हो उसमें GST आता है, तो GST नंबर तो चाहिए।
फिर 5th नंबर पे आपका आता है RCMC, इट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। RCMC अगर आपका नहीं होगा तो क्या होगा, आपको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलने पात्र होगे ना, उसमें आपको तकलीफ होगा, तो ये मिलना चाहिए। एंड 6 नंबर पे आता है वेबसाइट। मैं ये मानता हूँ प्रोमिनेंटली, अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो, अगर आप मेरे से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, आप मेरे को गूगल पे ढूंढते हो और मेरा वेबसाइट ही नहीं मिला, आप मेरे पे ट्रस्ट कैसे करोगे? वेरी लॉजिकल। तो इन दैट केस अल्टीमेटली आपका वेबसाइट होना ज़रूरी है एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट में नहीं होगा तो चलेगा। सो ये 6 डॉक्यूमेंट्स या तो 6 चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। अच्छा, इसके साथ जुड़ी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, लोगों का कई बार ये सवाल होता है कि इफ़ आई वांट टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस तो मैं कैसे करूं, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अब देखिए, ये सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद अ जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन, एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ यू कैन। अब इन दोनों का सवाल मैं प्रोमिनेंट लेवल पे देता हूँ, बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं जीरो में नहीं होता। भाई साहब झूठ मत बोलो। तो मैं आपको जवाब देता हूँ कैसे हो सकता है। देखो, पहले तो अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करना हो तो मैं मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करूंगा, तो मैं कर ही सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात। मेरे पास पैसा है तो मेरे को 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 20 करोड़ करना है, 50 करोड़, 100 करोड़, वॉट एवर द मनी आई विल इन्वेस्ट एंड आई विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और मैं एक्सपोर्ट करूंगा। बट हाउ कैन आई स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट? अब आप देखिए, एक बहुत लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं। आपकी एक कंपनी है जो कि ये मग बनाती है। अब आपकी कंपनी मग बनाती है तो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ। कंपनी आपकी है तो आपके पास GST नंबर भी होगा। कंपनी आपकी है तो आपका वेबसाइट भी होगा। कंपनी आपकी है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। और कंपनी आपकी है तो बट ऑब्वियस इन दैट केस जो मैं डॉक्यूमेंट बोलूँगा जिनकी ज़रूरत है वो आप निकलवा लेंगे, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है। मैं कौन हूँ? मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर। मैंने आपको मिला और बोला, चिराग भाई आप अपनी ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप देखिए, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री ये 85% से ऊपर है टोटल इंडस्ट्री में, और यही चलाते हैं ना पूरा इंडिया। बट ऑब्वियस वी ऑल आर नोइंग दैट, जिनका वैल्यू मतलब 50 लाख के टर्नओवर से लेके 10 करोड़ के टर्नओवर तक का है। इन सबके पास बेसिक इशू क्या है? टाइम नहीं है कि वो एक्सपोर्ट में आ पाए, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, बिकॉज उनका ये टैलेंट है। या तो फिर आप बोल सकते हो इतना टाइम नहीं है भाई, कौन कब टाइम निकाले। दूसरा, उनको डर भी है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, नहीं करना है मेरे को, मेरे पास क्लाइंट है बट रहने दो बाबा। और तीसरा, पैसा नहीं आया तो। अब इन तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? एक मर्चेंडाइज। कैसे? मैंने ये जाना है कि भाई एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, मैं ये जानता हूँ बायर को कैसे ढूंढते हैं, मैं ये जानता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, मैं ये जानता हूँ सेफ पेमेंट टर्म कौन से होते हैं। अगर मैं ये सब जानता हूँ तो बट ऑब्वियस मैंने आपको कनेक्ट किया, बोला चिराग भाई आप अपना मग बनाने का मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे दे दो। मैं करूँगा। अब आप क्या बोलेंगे? ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, मेरे को ये करना था पर मैं खुद नहीं कर पा रहा था। एक काम करो, आप मेरा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट संभालो। अभी मुझे यहाँ पे कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, कंपनी तो आपकी है ही। मैं बोलूँगा चिराग भाई देखो, आई कोड चाहिए हमें, आप आई कोड निकलवा लो। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं निकलवा देता हूँ। कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। वेबसाइट हमारा अभी जो था वो लोकल का था, अभी थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाते हैं। बाकी की चीज़ें तो आपके पास है, GST नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह। अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हुई। अब मैंने आपका धीरे 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 ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड चालू किया। अब ये मेरा एक्सपर्टीज है। तो मैंने 24/7 ये काम चालू किया। आप मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे रहे हो, मैंने मार्केटिंग चालू किया। अब मुझे कहीं से ऑर्डर आया तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, भाई पेमेंट टर्म मेरा ये है, तू सिक्योर पेमेंट टर्म में काम करेगा तो मेरे को धंधा करना है, वरना नहीं। तो मैं कोई भी ऑर्डर आपके पास तभी लेके आऊँगा जब सिक्योर पेमेंट टर्म उसमें होगा। मैं ऑर्डर आपके पास लेके आया, आपने सारी चीज़ें देखी, आपने बोला चलो बेटर है, आगे काम कर सकते हैं, और फिर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। जो प्रॉफिट मिला उसमें हमारा जो शेयरिंग था हमने तय किया, वॉट एवर द शेयरिंग 50-50%, 30-70%, या आप मुझे कुछ कमीशन दे दो म्यूचुअली। तो भाई साहब मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इट इज़ जीरो। मेरा तो 2 ही इन्वेस्टमेंट लगाना, टाइम एंड दिमाग, जो कि मेरा एक्सपर्टीज है। सारा डेवलपमेंट तो आपका था, तो मैंने आपकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया। वो दोनों के लिए विन विन भी है, विन विन सिचुएशन है ना। बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव दे सकता हूँ और डिस्पैच भी दे सकता हूँ। दैट्स व्हाट द पॉइंट। एंड सो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के अंदर आज की डेट में मर्चेंडाइज की बहुत ज़रूरत है।
मैन्युफैक्चरर बेचारा खुद से अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि ये टिपिकल होता है उनके लिए। लिमिटेशन हो जाती है। और देखिए, आप अगर टीम बिठाते हो ना, तो ये एम्प्लॉयज़ है, और एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं बॉस, एंड एक मर्चेंडाइज की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपका मर्चेंडाइज हूँ, तो बॉस मेरे को पैसा कमाना है ना। पैसा कमाना है तो मुझे पता है मेरे को चिराग भाई को ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर चिराग भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और मैं ऑर्डर लेके नहीं आया, तो मेरे को ऐसा पैसा कैसे मिलेगा? आप थोड़ी सैलरी दे रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। बट एक बात समझने जैसे ये है कि इसमें बैकस्टैबिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, मान लो मैंने आपके लिए काम किया, अब आपकी कंपनी का ही नाम बड़ा हो रहा है ना, मैं तो अपनी कंपनी के नाम से कर नहीं रहा हूँ। कल उठ के अगर कोई ऑर्डर आपके पास सीधा आया ना, तो आप उनके साथ डायरेक्ट हो जाते हो, मुझे बीच में से निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपके लिए एक तो मेहनत कर रहा हूँ, एथिक्स ये होना जरूरी है बहुत। इसका मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाता हूँ, आप समझो। आपने डायरेक्ट कर लिया ना धंधा, अब वो बंदा एक था जिनके साथ आपने धंधा किया, अब आप मेरे को बताओ दूसरा बायर कहाँ से ढूंढूंगा? बाकी रास्ते बंद कर दिए। पर बॉस मैं तो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग बायर, एब्सोल्युटली, इसके साथ नहीं जमा तो दूसरा, तो एक नहीं, मैं ऐसे आपके पास सामने 50 खड़े कर सकता हूँ बॉस। सही है। पर आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो ये नहीं होगा। आज देखिए चिराग भाई, मेरी कंपनी पिछले 11 सालों से टोटल 7 वेंडर के साथ कनेक्टेड है, एंड इसमें से 4 वेंडर ऐसे हैं जिनके साथ तो पिछले 10-11 सालों से हम कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। कुछ वेंडर के साथ पिछले 4-5 सालों से, तो किसके साथ 3 सालों से। बट आज तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कभी हमारी ओर से ब्रीच नहीं किया। 3-4 पार्टी ने ब्रीच करके अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, बट हमने इंस्टेंटली उसको छोड़ा हुआ है। बिकॉज एक बात ये भी समझनी चाहिए कि देखो, मर्चेंडाइज के पास ना ऑप्शंस है, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। सही है। अगर तो आप हाँ ब्रेन चाहिए ना वो, बट ऑब्वियस ब्रेन आप कहाँ से ढूंढेंगे? सही है। तो मर्चेंडाइज को ब्रीच करना ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, पर मेरा ब्रेन और मेरा एक्सपर्टीज अगर अच्छा है तो मैं आपकी जगह पे दूसरे किसी की प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ। एंड सो दैट्स व्हाट द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया फॉर द मर्चेंडाइज, एंड ये फ्यूचर है। विद जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन डू दैट। ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा मिथ होता है कि एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। एब्सोल्युटली। तो ये कोई भी बंदा अगर अच्छी तरह से प्रॉपर मेथड से करना चाहे तो आराम से कर सकता है। अच्छा, मैं इसके साथ एक बात जोड़ भी देता हूँ कि मान लो कि अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे मुझे अपना खुद का कंपनी चालू करना हो और आगे बढ़ना हो तो भी बढ़ सकते हैं। जैसे वाइट लेबलिंग करवा ले, आपका ये मग है, इसके ऊपर मैं लिखवा देता हूँ मेरी कंपनी का नाम, जैसे कि एटलांटिको। आप मुझे बोलेंगे अमित भाई अगर एटलांटिको लिखवाना है तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 3000 पीस। तो मैंने बोला ठीक है सर, 3000 पीस आप मेरे को दे दो। मैंने 3000 पीस अपनी कंपनी के नाम पे बनाए और फिर मैंने मार्केटिंग करके इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया, तो वो मेरी प्राइस में जाएगा। मैंने आपके साथ डील किया, वो आपकी प्राइस में किया, तो ये भी कर सकते हैं वाइट लेबलिंग, इसका भी अपॉर्चुनिटी है। बट इनिशियली जब आप स्टार्ट करें तो मुझे लगता है विदाउट डरे बिना, मतलब कोई भी जात का डर रखने की जरूरत नहीं है। आप एज ए मर्चेंडाइज किसी मैन्युफैक्चरर का एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट संभालो। देखो इनिशियल स्टेज पे हमेशा आपको एक्सपर्ट बनने पे फोकस करना चाहिए। सही है। मैं मानता हूँ चिराग भाई, आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे बच्चों को आप सेल करना सिखाओ, उनको एडुकेट अगर करना है तो इसके बारे में करो, उनको इस पे तैयार करो, आप उनको मार्केट में भेजो 10th स्टैंडर्ड के बाद 12th स्टैंडर्ड के साथ, उसको मार्केटिंग सिखाओ। मैं बोलता हूँ तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, आपने भी बहुत सारा किया होगा, चीज़ों को बेचा होगा। सही है। ताकि क्या होता है, लोग क्या रेसिप्रोकेट करते हैं ना, इसका एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो फिर बाद में मान लो कि अगर मैं बेचने के लिए किसी को कॉल किया, गाली भी आया, तो आपको इतना ओके हाँ सर प्लीज आप गाली मत भूलेगा, पर ये माइंडसेट होता है। अदरवाइज क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाता है कि साला कोई ले ही नहीं रहा। वो एक एक्सपीरियंस छोटी एज से जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो मैं यही बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए सेल इज द प्रोमिनेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बेचना है। बना तो कोई भी लेता है, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, मशीन लगाओ 6 महीने का प्रैक्टिस करो, हो गया काम। बट बना के बेचो, ये मेन प्रैक्टिस है। अगर वो नहीं कर पाए तो बट ऑब्वियस आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। और जैसे कम्युनिकेशन होता है एक्सपोर्ट के काम में, वो एक चीज़ मुझे याद आया कि जैसे हमारे यहाँ तो अपने कोई भी वो ट्रेड करते हैं तो क्या वर्बली बात कर लेते हैं कि भाई चलो ये तुम्हारा ऑर्डर डन, भेज दो, कर देंगे, हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट के केस में तो जैसे मतलब कौन से मतलब मेल थ्रू या डॉक्यूमेंटेशन थ्रू जो वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो क्या क्या होते हैं चेंज?
सबसे पहली बात तो कि एक्सपोर्ट के अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इतने सारे कोई हैवी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सीएचए बनाता है, कुछ डॉक्यूमेंट अलग एजेंसीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप कोई फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है प्री शिपमेंट इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, जो कि आप अपने सीएचए को देते हैं, जिनके थ्रू आपका शिपिंग बिल फाइल होता है। उसके साथ एडवांस कार्गो डिक्लेरेशन, एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन, ये डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर सीएचए आपको देता है, आपको सिग्नेचर स्टैम्प करके उसको आगे भेजना है। ये हो गया बेसिक। अब ये डॉक्यूमेंट आप जब आगे देते हैं सीएचए को, तो सीएचए फाइलिंग करता है शिपिंग बिल एंड उसके साथ आगे का प्रोसेस चालू करता है। तो आपका फूड प्रोडक्ट है तो फाइटो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये दोनों पोर्ट के ऊपर निकलता है, तो उसकी अथॉरिटी के थ्रू आपका सीएचए आपको ये निकाल के दे देगा। अच्छा, उसके आगे का स्टेप ये होता है कि आपका बिल ऑफ लीडिंग जनरेट होता है, पर ये आपको कौन देता है? शिपिंग लाइन। तो बट ऑब्वियस ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको मिलेगा। और शिपिंग लाइन जब बिल ऑफ लीडिंग एक बार दे दे तो उसके बाद आपका शिपिंग बिल निकलता है, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट देता है। तो समझिए कि अगर 5-7 डॉक्यूमेंट बनते हैं तो उसमें हमारा काम होता है बेसिक 5 डॉक्यूमेंट को तैयार करना। बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपना सीएचए और दूसरी एजेंसीज देखेगी। पहला, इट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। दूसरा, इट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि ऑनलाइन निकलता है। तीसरा, आपका इंश्योरेंस कॉपी, जो आपको निकालना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं, बट पर्टिकुलर वी कैन से ये एक प्रोसेस का पार्ट है। चौथे नंबर पे आता है आपका शिप इनवॉइस, मतलब जो आप कमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं, शिपिंग करते हैं तो उसको निकलना पड़ता है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है पैकिंग लिस्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको बनाने होते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट सिस्टम के हिसाब से बनते जाते हैं। तो कोई क्लमसीनेस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी सॉबर, और कोई भी बंदा ये आराम से बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मान लो लीगालिटीज के तौर पे जरूरत पड़े, जैसे एफएसएसआई हो गया, या ड्रग कंट्रोल का कोई लाइसेंस हो गया, या कोई केमिकल प्रोडक्ट के हिसाब से कोई है तो वो देना पड़ेगा। अभी काफ़ी सारा पॉइंट हमने एक्सपोर्ट के बारे में कवर किया है। कोई ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो अपने सराउंडिंग इंडिया में बनती है, और उसके बारे में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या तो फिर कोई नॉलेज है, या तो कोई कंट्री के स्पेसिफिक कोई कंट्री में उसकी अच्छी डिमांड है, तो उसके लिए थोड़ी बातचीत अपने लास्ट में करते हैं। जैसे मतलब अपने स्पाइसेस हो गए, तो स्पाइसेस के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंट्री अच्छी है, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर, बट मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए प्रोडक्ट्स आर टू मैनी। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि 11,589 प्रोडक्ट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये जेनर बहुत बड़ा है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए इंडिया का जो फॉर्टे है ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर, उसमें सबसे टॉप पे आता है जेम्स एंड ज्वेलरी। अच्छा, वी ऑल आर नोइंग दैट कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट्स ऑफ जेम्स, यानी कि डायमंड्स, और अब तो आप जानते हैं लैब ग्रोन डायमंड हैज सिग्निफिकेंट मार्केट। तो मैं मानता हूँ कि डायमंड्स के अंदर आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज बट ऑब्वियस डायमंड हमारा फोर्टे रहा है, एंड हम लोग तो सूरत से है, तो ऐसा बोला जाता है कि दुनिया के टोटल 100 में से 90 डायमंड सूरत में बनते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसी में आता है ज्वेलरी। अब देखिए वर्ल्ड के मार्केट के हिसाब से जो ज्वेलरी बनती है ना, उसमें प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ये स्पेसिफिक कौन बनाता है? थाईलैंड ले लो आप, मलेशिया ले लो, या फिर आप वियतनाम ले लो वगैरह। बट स्टडेड ज्वेलरी में इंडिया का क्लास अलग है। एंड व्हाट इज अ स्टडेड? इट इज अ डायमंड स्टडेड, लैब ग्रोन स्टडेड, या तो कोई भी तरह का प्रीशियस या सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स। क्योंकि स्टडिंग के अंदर स्पेसिफिक मैनर में जो एक कस्टमाइज स्टडिंग देना चाहिए ना हमें, उसमें इंडिया टॉप लेवल पे आता है। मान लो किसी ने बोला सर ये मेरी रिंग की डिजाइन है, मुझे ऐसा रिंग बनाना है। अब चाइना पहले तो गोल्ड ऑर्नामेंट में काम नहीं करता, ये जो भी काम करते हैं ना मोस्ट ऑफ ये सिल्वर में करते हैं, 9 to 5 सिल्वर में। अच्छा, तो बड़ा ऑब्वियस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के सामने हम ये काम कर दे पाए। दूसरा, अगर वो करेंगे तो बल्क में करेंगे, वो सिंगल और पीस पे नहीं करते। तो वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ता है। सही। तो इन दैट केस ज्वेलरी इज द वेरी गुड सेक्टर जो कि मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में। उसके बाद आता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए टेक्सटाइल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कभी भी लाइफस्टाइल में जाने वाला नहीं है। अगर कोई जन्म लेता है तो टेक्सटाइल सबसे पहली चीज़ है जो उसको उसके कनेक्शन में आता है। सही है। फूड के अलावा, फूड भी वो नेचुरली तो नहीं आता, बट टेक्सटाइल इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि पहले कपड़ा पहना। तो इट्स रिक्वायर्ड, मतलब आप
पहली सांस लो वहाँ से लेके लास्ट सांस लो तब तक। तो ये फैब्रिक का मतलब वर्ल्ड में कैसा है मार्केट? मैं वही बता रहा था कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, पहला आता है चाइना। तो बड़ा ऑब्वियस है कि हमारा फैब्रिक मार्केट इतना बड़ा है कि हम दुनिया के कई कोनों में सर्व कर सकते हैं। बट समझना ये ज़रूरी है कि बॉस आप जो बना रहे हैं ना वही बिकेगा, ये समझना और ये मानना ज़रूरी नहीं है। वो जैसे आपने पहले बोला नीड समझना, एब्सोल्युटली, वो लोग क्या पहनते हैं वो बना। हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहूँगा। हम लोग साड़ी बनाते हैं, बट साड़ी कितने कंट्री में चलता है? वेरी फ्यू कंट्रीज में, जहाँ पे इंडियंस रहते हैं। तो आप अगर इस कैटेगरी में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू नीड टू गो विथ रेडी टू वियर क्लोथ्स। वेस्टर्न्स हो गया, या फिर आप अगर मेंस स्टाइल देखें तो उसके अंदर शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ये कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। और आज इंडिया का नीड है कि हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, बांग्लादेश जैसा कंट्री आज हमारे सामने इतना एक्सपोनेंशियल एक्सपोर्ट कर रहा है और हम उसको टक्कर नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है टेक्सटाइल। एब्सोल्युटली। पर ये टक्कर तभी दे सकते हैं जब हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अब इसका ऑर्गेनाइज्ड का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे जब से एनडीए का गवर्नमेंट आया तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लिया है कि हम लोग क्लस्टर बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें गवर्नमेंट का क्या स्कीम है ये, किसी भी क्लस्टर में अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उस प्रोडक्ट का पूरा जो वैल्यू चेन है वो वहीं पे होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। आपको मखाना पता है? मखाना बिहार में होता है। अब आप सोचो कोई कंपनी गुजरात के अंदर मखाना का प्लांट लगाए, वो मखाना बिहार से यहाँ लाए, फिर उसके ऊपर पेरी पेरी डाले, फिर उसका बॉक्स पैकेजिंग करे और फिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करे। अब वो मखाना वहाँ से यहाँ पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट कितना महंगा पड़ेगा? हमारा कोस्ट तो है ही बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मखाना अगर बिहार में होता है तो भैया मखाना जहाँ पे हो रहा है उसके आजू बाजू में इंडस्ट्री डालो ना, वहाँ पर पैकिंग करो, लॉजिकल। तो आप वैल्यू चेन को वहीं पे तैयार करो, मतलब मखाना वहाँ पे, उसको प्रिपरेशन करने का प्रोसेस वहाँ पे, उसको जो भी मतलब आपको उसके अंदर वी कैन से टेस्ट ऐड करना है, फ्लेवर करना है, वो वहाँ पे, वो बाहर निकलेगा तो पैकेजिंग यूनिट वहाँ पे, और पैकेजिंग के बाद उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा तो उसका मोमेंटम के लिए ICD वगैरह भी वहाँ पे, पूरा कंटेनर के लिए वहाँ रेडी करो। तो आप समझो कि क्लस्टर में जब ये होगा ना तो प्रोडक्ट सस्ता बनता है और फिर जब उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो दैट्स व्हाट अबाउट आई सेड के जो गवर्नमेंट का अगला फोकस है, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वेरी गुड टू गो। मतलब जो प्रोडक्ट, उससे एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो प्रोडक्ट जहाँ पर ज़्यादातर बन रही, जैसे सौराष्ट्र में कॉटन बन रहा है, जीरू बन रहा है, व्हाटएवर, उसकी मार्केट में जहाँ डिमांड है उसको फाइंड करके वो जो प्रोडक्ट जहाँ बन रही है उसके नियर बाई डिस्पैच का पूरा सिस्टम जनरेट करे। हाँ। तो क्या प्राइसिंग भी हम कम्पिटिटिव दे सकते हैं? इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ ऐसा जहाँ पे हुआ है। महुआ हम जानते हैं, महुआ नाउ ये गुजरात का एक समझो डिस्ट्रिक्ट है। महुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ऑनियन एंड गार्लिक का प्रोडक्शन होता है। और आप महुआ कभी विजिट करो, यू विल फाइंड आउट hundreds of company for the dehydrated onion and garlics। तो क्या हुआ, वहीं से माल उठाया, वहीं पे डिहाइड्रेट किया, और नियर अबाउट पोर्ट भी मुंद्रा है और मार्केट सबसे बड़ा यूरोपियन, तो मुंद्रा बेच के वहां से एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्राइस कंपैटिबल है और इसीलिए आज चाइना को हम इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। और ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि ऐसा प्रोसेस कहाँ इजीली हो सकता है। तो ये आराम से हम कर पाएंगे। और ये कंट्री स्पेसिफिक अब आज गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है ODOP के थ्रू। तो मैं बात कर रहा था, इट इज़ अबाउट द वी कैन से दिस सेक्टर कोल्ड टेक्सटाइल। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मेडिकल के बहुत सारे पहलू हैं, मैं आपको 2-3 पहलू बताता हूँ। एक इंजेक्टेबल एंड ओरल, जिनके अंदर आप API को काउंट करते हैं। इट इज़ अबाउट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनके थ्रू प्रोडक्ट बनता है फाइनल। तो इनका इंडिया बड़ा मार्केट है और वर्ल्ड वाइड इनका डिमांड खतरनाक है। एक छोटा सा मैं आपको इसके अंदर वी कैन से क्लू बेनिफिट बताता हूँ। इफ़ यू गो विद द रिटेल एक्सपोर्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यू विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल मार्केट। डोलो, जिनसे सर दर्द, फीवर, पेन किलर जैसा काम करता है, दुनिया के तकरीबन 50% से ऊपर मार्केट ऐसे है जो कोई दवाई नहीं बनाते।
मैं तो शायद कम परसेंटेज बोल रहा हूँ, अगर प्रॉपर स्टडी करें तो ज़्यादा होंगे। ये कोई दवाई नहीं बनाते, कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंडिया। आप डोलो को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करो सीधा मेडिकल स्टोर को, एंड इसका पूरा जो मार्केट है वो आपको एक्सपोनेंशियल लेवल पे दिखेगा। नाउ डोलो इज अ प्रोडक्ट, एक्चुअली ये पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी का हाई पावर होता है, किसी का लो पावर, बट ये आप अगर देखिए कंट्री के हिसाब से रिटेल मार्केट में देखिए, डायरेक्ट रिटेल मार्केट में सेल करो। सीधी बात है कि वहाँ पे, अब देखो अफ्रीका का कोई कंट्री ले लो जहाँ पे मच्छर बहुत है, मान लो एग्जाम्पल, तो वहाँ पे उनको फीवर वगैरह का प्रॉब्लम रेगुलर है और हम सब जानते भी हैं, यू कैन डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट्स। इट इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। वहाँ के स्टॉक के सुपर स्टॉक की, हाँ, उनको कनेक्ट करो और डायरेक्ट, हाँ, उनको भी माल दे सकते हो। इट इज $1 बिलियन इंडस्ट्री बॉस, आप समझो। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में दूसरा आता है, इट इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया इज ऑल्सो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे ज़रूरी होते हैं, इनके जो अलग अलग मशीन्स आते हैं वो, तो अब तो इंडिया उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है। एंड उसके अलावा आता है डिस्पोजेबल, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए डिस्पोजेबल में बेसिक जो मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, ये होता है कॉटन, और इंडिया इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसर वी कैन से। तो उसके थ्रू जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, गामजी रोल आप ले लो, या जो भी जनरल पट्टा होता है, या तो फिर आप उसके रिगार्डिंग जो गोज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंडिया के अंदर बनाते हैं। तो बट ऑब्वियस कॉटन हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, तो इट इज़ वेरी चीपर। सो आने वाले टाइम में ये भी एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर हम देख सकते हैं, बिकॉज देर आर सेवरल कंपनी जो आज इंडिया के अंदर OEM करके फिर अपना मार्केट वर्ल्ड वाइड बनाती है और उसको सेल कर रही है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ 3M, तो ये कंपनी इंडिया की कई कंपनी के साथ कनेक्टेड है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट उसका भी है। उसके बाद फूड एंड वेजिटेबल, बट ऑब्वियस बहुत बड़ा एरिया है, एंड दुनिया की रिक्वायरमेंट आज आप देखो तो हम समझ रहे हैं कि प्रॉपर मैनर में आज लोग वेगन बन रहे हैं और साथ में नॉन वेज से वेज की तरफ जा रहे हैं, तो उनको सर्व कौन कर पाएगा? ऑब्वियसली जिनके पास सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होता है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। सो बट ऑब्वियस इनकी जो प्रिपरेशंस है उसमें हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। उसके बाद अगर सेक्टर के तौर पे देखो तो आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वर्ल्ड पूरी आज आयुर्वेदा की फ़ैन है, क्योंकि बट ऑब्वियस प्राइम मिनिस्टर ने योगा को इतना प्रचलित किया है, तो लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा से अभी कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। तो इन दैट केस आयुर्वेदा प्रोडक्ट में आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑर्गेनिक है 100%। सो बट ऑब्वियस प्रॉपर मैनर में उसका मार्केटिंग करें तो यू विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं मानता हूँ आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैम। उसके बाद आता है लेदर प्रोडक्ट्स, जिनके अंदर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेदर, बिकॉज बट ऑब्वियस हमारा मीट भी इतना एक्सपोर्ट होता है, तो इससे लेदर बहुत निकलता है। सो ये लेदर का भी वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बड़ा है और उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ये बट ऑब्वियस आपकी चॉइस हो गई, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर, एंड ख़ास तौर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ बल्ब हो गया, स्विचेस हो गई, पैनल्स हो गए, या तो फिर आप ये लाइटिंग पैनल्स ले लो, इन सब के अंदर भी इंडिया बहुत आगे फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने एक और सेक्टर भी चेक किया है जिनके अंदर हमें हाई पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। इट इज़ अबाउट द एक्वेंटिस एंड फिशरी इंडस्ट्री। अब देखिए इंडिया के पास 6500 किलोमीटर का वी कैन से कोस्टल लाइन है। आप कभी उनका डेटा चेक करो, दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, जहाँ पे फिशरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और फिश जो है वो सारे मीट के अंदर सबसे पावरफुल है, मतलब हाँ, बिकॉज उसमें विटामिन भी सब है, विटामिन भी सब है, साथ में काइंड ऑफ वी कैन से ऑल काइंड ऑफ कैलोरीज एंड आपको जो पावर चाहिए, मतलब आपके बॉडी को जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलता है। सो फिश ऑयल का भी बहुत बड़ा डिमांड है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्योंकि ये फिश ऑयल से बहुत सारी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। सो बट ऑब्वियस इन दैट केस हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी है, बिकॉज हमें ऑल लेवल पे 3 तरह का दरिया लागू होता है और अलग अलग दरिया के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वापी और वलसाड बेल्ट में वेनेमे श्रिम्प होता है। ये वेनेमे श्रिम्प जो होता है ना, ये दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये बेल्ट में बनती है। अच्छा। और इसका प्राइसिंग भी सुपीरियर लेवल पे, मतलब आप समझो कि वेनेमे श्रिम्प का फार्मिंग अगर कोई 5 साल के लिए करे तो करोड़पति 100% बनेगा वो। खाली फार्मिंग, एक्सपोर्ट करो तो आप मल्टीपल करोड़पति बनेंगे। तो दैट्स व्हाट द स्टडी अबाउट द फिशेस प्रोडक्ट, जो कि हमारे आजू बाजू के
मार्केट के हिसाब से एंड कंडीशन, भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर मैंने आपको सर्विस ऑलरेडी बताया, आईटी सर्विसेज आर इन बूमिंग। सो वर्ल्ड इज राइट नाउ फोकसिंग ऑन इंडिया। देयर आर सेवरल कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं आईटी के लिए। तो आने वाले टाइम में यू कैन चूज द आईटी सर्विसेज ऑल्सो। बाकी डेटा एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड आउट छोटी छोटी प्रोडक्ट, बट प्रॉफिट और वी कैन से फ्यूचर इज टू ग्रांड। और कोई ऐसा मतलब प्रोडक्ट्स या कुछ है जैसे मतलब आपने बोला ना चाइना इंपोर्ट करता है फिर एक्सपोर्ट करता है, तो अपने भी कोई चीज़ इंपोर्ट सस्ते में करके फिर उसको वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर सके, ऐसा कोई? वैसे तो आप देखिए इंडिया का कंडीशनिंग ऐसा है कि मोस्ट ऑफ केस में हम यही करते हैं। हाँ। जैसे आप डायमंड पकड़ लो, रफ आया, हमने पॉलिश किया, भेजा। उसके अलावा आप टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हम लोग कॉटन खुद से बनाते हैं, बट पोलिएस्टर तो अभी भी बाहर से आ रहा है, तो उसको भी हम वैल्यूएट करके आगे भेज रहे हैं। पर्टिकुलर अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो देर आर सेवरल इंग्रेडिएंट्स जो हम खुद नहीं बनाते हैं पर बाहर से आते हैं और हम आगे भेजते हैं। केमिकल सेक्टर इज ऑल्सो बूमिंग राइट नाउ इन इंडिया। तो केमिकल के अंदर भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं और डायरेक्ट फिर हम उसको वैल्यूएशन करके भेजते हैं। तो आप बोल सकते हैं चिराग भाई कि मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर जिनके अंदर ये काम होता है। देयर आर सेवरल फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो जिसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं। और जैसे मैंने सुना हुआ है कि भाई जैसे दुबई एक कंट्री है जिसमें मतलब ये शिपिंग बिल्स वगैरह के लिए क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी अच्छी होती है, तो ऐसा कोई कंट्री से लिया और किसी कंट्री को डायरेक्ट भेज दिया और बिलिंग हमारे यहाँ हुआ, ऐसा कुछ? दैट्स व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। इट इज कॉल्ड द री एक्सपोर्ट एक्चुअली। ओके, हाँ। देखो री एक्सपोर्ट का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरा पार्टी है दुबई में, उसने मेरे से कोई एक मान लो कि ड्रिंक मांगा, बोला कि सर वी वांट टू इंपोर्ट नारियल पानी, इट इज़ अ कोकोनट वाटर। अब इन्होंने मेरे से मांगा, मैं इंडिया में हूँ, मैंने इंडिया में ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मैंने थाईलैंड में थोड़ा नज़र दौड़ाया और मुझे थाईलैंड से वो प्रोडक्ट मिला। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ दुबई के अंदर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थाईलैंड से प्रोडक्ट को पहले मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं हुआ इंपोर्टर और थाईलैंड वाला एक्सपोर्टर। और फिर मैंने इंडिया के अंदर इसका जो बिल ऑफ लेडिंग था उसको स्विच कर दिया। अब मैं एक्सपोर्टर और मेरा दुबई वाला इंपोर्टर, और फिर मैंने उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं री एक्सपोर्ट। इसमें बेनिफिट क्या होता है, थाईलैंड वाले को ये नहीं पता चला कि प्रोडक्ट किसको मिला और दुबई वाले को ये नहीं पता चला कि प्रोडक्ट आया कहाँ से। तो ये मैं मोनोपोली बेस पे कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन चढ़ा के। अच्छा, कभी ये भी हो सकता है कि दुबई वाले को ये पता है कि ये प्रोडक्ट थाईलैंड में मिलता है और फिर वो बोलता है सर, मतलब मुझे इन्होंने कहने के बोला सर मैं ये जानता हूँ कि दुबई में मैं ये प्रोडक्ट जो डिमांड कर रहा हूँ वो थाईलैंड से मिल रहा है, बट आई वांट दैट कि आप इसको री एक्सपोर्ट करके भेजो ना। उसका पर्पज़ क्या है, अगर वो थाईलैंड से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 20% ड्यूटी है, लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर वो आया तो उसका ड्यूटी 0 हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के साथ एग्रीमेंट है। तो ये बेनिफिट मिलता है 20% का। अगर 1 करोड़ का माल हो तो 20 लाख। तो वो क्या करते हैं, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने थाईलैंड से माल मंगवाया इंडिया में माल आया तो डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम पे चेंज हो गए और फिर मैंने उसको भेजा आगे। तो यहाँ पे सामने वाले कंट्री में दुबई में उनका कस्टम आइडेंटिफाई करेगा ये इंडिया से आया एंड फाइनली उसका ड्यूटी 0 करेगा। बट देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके सामने लीगलिटीज़ भी है, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो बेनिफिट नहीं मिलता ड्यूटी का। बट फिर भी अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करें और इंडिया का ड्यूटी 5% हो तो भी बेनिफिट तो मिलेगा ना। तो ये केस में भी री एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल ये आपने रेज किया, बिकॉज ये गेम को समझे तो भी आप आने वाले 2-3 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर ये हम मतलब कारवा चला सकते हैं। सही है। और बट ऑब्वियस ये बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया इज़ कंपैटिबल फॉर द एक्सपोर्ट। देखिए कुछ पहलू पे बात करते हैं ताकि हमें पता चले। सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। जब गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो, क्योंकि तब जाके इकोनॉमी इट इज़ बाय हुक बाय क्रूक ना चिराग भाई, करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल उठ के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसा है, इम्पोर्ट कम करो भैया, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। तो सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से आपको बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक दे रहे हैं, रोडटैप दे रहे हैं। साथ में आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स देखो तो यू विल फाइंड आउट मैनी अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसमें बहुत रिवैम्प हुआ।
आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर को और ईजीनेस में लिया जाएगा, सही है। ताकि आपका प्रोसेस ईजी हो। ईज टू डू बिजनेस इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे प्रिवेल हुआ। सिस्टम ऐसा बनाया कि आप अपनी ऑफिस में बैठे कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ईजी किया प्रोसेस, ईजी किया, प्रोसेस ईजी किया। चौथे नंबर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द कनेक्शंस विद द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप देखो पिछले 7-10 सालों में जिस तरह का, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही गवर्नमेंट ने किया है, पहले भी हुआ है, बट पिछले 7-10 सालों में जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कंट्रीज के साथ बना वर्ल्ड वाइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना। अब देखो आज यूरोपियन मार्केट के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यूके के साथ हमारे ऑलरेडी 13 सिटिंग तो कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया और यूए के साथ एग्रीमेंट किए। साथ में अभी आपने बीच में सुना होगा EFTA के साथ एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड, साथ में आइसलैंड एंड वी कैन से लिक्टनस्टाइन, ये कंट्रीज थे जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए। तो धीरे धीरे हम उन कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं एग्रीमेंट के लिए, जो कि अल्टीमेटली बहुत पावरफुल है और जिनके साथ बायलैटरल बिजनेस बहुत बड़ा है। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना, ये हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक लंबे अरसे तक कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ऊपर इसके ऊपर प्लान करके लेके जा रहे हैं। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये US चाइना की वॉर का भी है। अब देखो, अब ये प्रेसिडेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस ट्रम्प भाई आएंगे, तो बट ऑब्वियस ये चाइना के कट्टर विरोधी है, एंड सो मुझे लगता है कि इनकी पॉलिसीज इंडिया को बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि वो आने के बाद सीधा सैंक्शन चालू करेंगे चाइनीज इंपोर्ट पे, और जैसे ही सैंक्शन पड़ेगा इंडिया का ऑटोमेटिकली बूम आएगा। और आज एक पॉलिसी आप ये भी देखो, China +1 जो चल रहा है, दुनिया ने पेंडेमिक में ये देखा कि अगर चाइना सप्लाई नहीं कर पाया तो क्या, तो भाई साहब आप लोग का दी एंड हो जाता है, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा। बट ऑब्वियस एंड सो आज वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट चला है कि China +1 आप कोई 1-2 कंट्री को तैयार करो, सही है, या तो फोकस करो जो कि आपको ये सप्लाई कर पाए। बिकॉज ऑफ दैट आज दुनिया के कई कोनों से इंडिया के पास इंक्वायरी डायरेक्ट आ रहा है, वो बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाट द बेनिफिट वी आर गेटिंग राइट इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आज हम लोग वर्ल्ड के सामने कंपैटिबल हो रहे हैं। और एक बात ये भी है चिराग भाई, अमेरिकन्स ये पहले से राजा है, मतलब ये फील करते हैं, और डॉलर का उसका डोमिनेंस हम सब जानते हैं। अब देखिए, ये कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना उनको क्रॉस करके नंबर 1 बन जाए, और चाइना की जो स्पीड है ना, उसके हिसाब से अगर यही स्पीड रहा तो अगले 5 साल में वो US को डेफिनेटली नंबर 2 पे डालेगा। तो US ने एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि अपने लेवल पे अभियान चलाया कि भाई साहब चाइना से इंपोर्ट बने इतना कम करो और कंट्री देखो, क्योंकि अपने को वो डोमिनेंट नेचर नहीं चाहिए। अगर वो डोमिनेंट करेगा ना तो बट ऑब्वियस किसी कंट्री को खा जाएगा। इंडिया का ऐसा नहीं है, हम लोग बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, कि भाई पूरी दुनिया मेरा एक परिवार है, तो किसी कंट्री को हम नुकसान नहीं करते। बट चाइना डेंजरस फॉर दैम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पॉलिसी की बदौलत भी कहीं ना कहीं आज यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी अफेक्टेड हुए हैं, एंड यूरोपियन कंट्रीज खुद भी ये मानते हैं कि भाई साहब अगर ऐसे ही रहा तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग बनाते हैं उनका ये खाली 6 महीने में कॉपी करते हैं। तुम जो मशीन 1 करोड़ का बेचते हो वो चाइना वाला 20 लाख में बेचता है, तो यूरोपियन कैसे टिकेंगे? आप देखो आज कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि नादारी की कगार पे आ गए, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में? एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है, हमें बस तैयार होना है, एडुकेट होना है, प्रोफेशनल बनना है, और हमारे विचारों जो है उनको अब इंटरनेशनल मार्केट की ओर मूव करना है। अगर खाली इतना भी कर ले, मैं बोलता हूँ यंग हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये तो यूथ है जो ये रील्स बार बार देखा करते हैं, ये रील्स से थोड़ा बाहर आके उनकी रील्स को देखिए जो बिजनेस के रिगार्डिंग है। बॉस, आई कैन से दैट वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। अगर आज नहीं पकड़ पाए ना तो फिर ये ट्रेन छूटेगी। वो बेस्ट टाइम है और इजीली कर सकते हैं। आज के जैसा बेस्ट टाइम तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास और कोई हो सकता है। एंड सो वी हैव द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड आई कैन से दैट यूथ को खड़ा होने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, खुद को एडुकेट करने की ज़रूरत है, और स्लोली विथ पेशेंस, विथ परसिस्टेंस एंड विथ पेशेंस इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्यूचर इज़ टू गुड एंड टू ग्रैंडियर। और डेफिनेटली आप जैसे एक्सपीरियंस लोग जो एक अच्छी चाहना से देश आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े, यूथ आगे बढ़े, उस हिसाब से वर्क भी कर रहे हैं, तो वो भी मैं कहीं ना कहीं
ओवरऑल लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रही है और प्रॉफिटेबल भी बना रही है लोगों को, तो दैट इज अ गुड थिंग दैट यू डू. So today we discuss about export, so many things. मैं भी अच्छा कुछ आपसे सीखा हूँ और आई होप जो भी ऑडियंस है अपना पॉडकास्ट सुनेगी उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी एक्सपोर्ट जर्नी है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप उनको आगे एक नेक्स्ट स्टेप मिलेगा ही बिल्कुल, मिलेगा. 100%. और जो बंदे मतलब एक्सपोर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बेसिक लेवल से अपने कुछ काफ़ी सारा डिस्कशन किया है, वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. फिर भी अगर आप इन डिटेल अमित जी से जुड़ना चाहते हो तो इनका मैं टीम का कांटेक्ट डिटेल, उनका यूट्यूब के चैनल्स और उनके सेमिनार्स के जो डेटा होंगे वो अपने शेयर करेंगे, ताकि अगर कोई बंदा है वो आगे डीप में कुछ और भी आपसे जुड़ना चाहे, जानना चाहे, हेल्प लेना चाहे, तो वी आर ऑलवेज हियर, यू कैन आस्क अस एनी टाइम, नो वरी. सो थैंक यू अमित. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देखिए आज के दिन ना यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में अगर आप लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो कि हमें हमारी इकोनॉमी को पुश करने के लिए ज़रूरी है. हमने पूरे पॉडकास्ट में बात नहीं की बट आई एम वेरी मच कन्विंस चिराग भाई. देखिए वुमेन जितने परसिस्टेंस होते हैं, जितने पेशेंस के साथ भरे होते हैं और जितना वो पैशनेट होते हैं, आप बिजनेस में वुमेन्स को लेके आओ और आप देखो क्या चमत्कार होता है. ये मैंने देखा हुआ है. आप चाइना विजिट करो, आप जापान विजिट करो, आप कोरिया विजिट करो या आप कोई भी डेवलप कंट्री विजिट करो, बॉस यू विल फाइंड आउट दैट वुमेन्स आर इन द सेलिंग, एंड वो भी 80% से ऊपर. हम इंडियन वुमेन्स को ये चांस क्यों नहीं देते? True. ये वो लोग हैं जो बहुत इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो जल्दी से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते और नेगोशिएशन पावर बहुत बढ़िया होता है. तो मेरा ये मानना है ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि एज अ पर्सन और एज अ बिजनेस पर्सन मेरे फैमिली में से या मेरे कलीग में से या मेरे फ्रेंड्स में से एक वुमन एंटरप्रेन्योर को तैयार करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी मैं समझता हूँ. अगर मैं करता हूँ तो मेरी लाइफ का ये एक ऐसा वैल्यूडेशन होगा जो मैंने किसी की लाइफ में किया है, जो कि इंडिया को ग्रोथ देने में भी बहुत काम है. मैं सोचता हूँ कि अपने से अच्छा प्रोडक्ट रिजल्ट दे पाएंगे. आई कैन से दैट बॉस, वुमेन्स को लेके आओ, तुम्हारा काम देखो स्टेप देने. हाँ कैसे रोज होता है. सही है. तो वो भी एक अमित जी की गोल्डन स्टेटमेंट है कि अगर आपके भी नियर एंड डियर जो है फीमेल उसको एम्पावर करे और उसको भी ये बिजनेस में जोड़े और वो भी आगे बढ़े. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच चिराग भाई फॉर इनवाइटिंग मी. एंड बिल्कुल आने वाले टाइम में कुछ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे. तो कोई प्रोडक्ट की रिगार्डिंग अगर किसी को स्टार्टअप लेना हो तो कैसे कर सकते हैं उसको भी देखेंगे. थैंक यू. थैंक यू.